बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है विकास। और अगले 2.5 घंटे हम आपके साथ बने हुए हैं क्योंकि हमें करानी है आपकी आज की तैयारी और साथ ही कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स फोकस में रहेंगे, ये सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नतीजों का सीजन फुल स्विंग में है, कई सारे काउंटर्स रहेंगे जो कि उस पर रिएक्ट करेंगे। इन सभी पर करेंगे चर्चा और हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पर सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स जिनकी वजह से आज मार्केट को इम्पैक्ट जरूर होते हुए दिखेगा। तो सबसे पहले तो अमेरिकी बाजारों से अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। दूसरा दिन जहां पर डाउ जोन्स में एक अच्छी तेजी है, 306 अंकों का उछाल जो है फिलहाल डाउ जोन्स दिखा रहा था कल। और अगर अभी देखें तो कहीं ना कहीं संकेत इतने बुरे भी नहीं है। एशिया बाजार भी जो है वो सपोर्ट ही करते हुए दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी लगभग सपाट है। सोने चांदी जो है रिकॉर्ड हाई अभी भी आप देख सकते हैं। अभी बात करें तो सिल्वर में लगभग 2% से ज़्यादा की तेज़ी है, सोने में लगभग 1% की बढ़ोतरी है। और कहीं ना कहीं जो कि पूरा मामला ग्रीनलैंड को लेकर चल रहा है, जहाँ पर ट्रंप ने बोला है कि ग्रीनलैंड में ज़रूर जो है वो कुछ ना कुछ अपनी पूरी डील सामने रखेंगे। पर ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर को अभी फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। नतीजों के लिहाज से इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर आज फोकस जरूर रहेगा। अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं, वहीं डीएलएफ के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। साथ ही साथ आज के सत्र में श्रीराम फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, सिप्ला के तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे और वहां पर रहेगी बाजार की नजर। तो चलिए, ये थे 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर रहेगी बाजार की नजर। आज देखें तो कहीं ना कहीं हैंडओवर अच्छा ही देखने को मिला है। पर चलिए अब सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं विस्तार में कि ग्लोबल संकेत कैसे दिख रहे हैं, क्या है वो बड़े डेवलपमेंट्स जिनकी वजह से आज इंडियन मार्केट्स को भी इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। और विकास से समझेंगे। विकास, कल फिर से देखिए कमेंट्री आती हुई दिखी डोनाल्ड ट्रंप की, पर ग्रीनलैंड प्राइम मिनिस्टर ने भी पहली बार एड्रेस किया। साथ ही यूएस मार्केट्स काफी अच्छे रहे, तो कहीं ना कहीं संकेत ठीक है। देखिए, संकेत शुरुआती तौर पर ठीक लग रहे हैं, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा कोई आतिशबाजी की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़ ये तो फ्राइडे है, उसका इम्पैक्ट तो रहेगा ही। और दूसरी चीज़ ये कि डाउ फ्यूचर्स बहुत सपोर्ट नहीं दे रहा, बहुत पॉजिटिविटी नहीं दे रहा। 2 दिनों की तेजी लगातार यूएस में चली और उसकी वजह सिंपल थी कि ग्लोबल मार्केट जो है वो रिएक्ट कर रहे थे ट्रंप के उस स्टेटमेंट को लेकर जो उन्होंने ग्रीनलैंड पर दिया था। ग्रीनलैंड को लेकर उन्होंने कहा था कि वो फोर्स यूज़ नहीं करना चाहते, एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया है ट्रेड डील को उनकी डील को लेकर, और उसके हिसाब से वो एक्विजिशन करेंगे ग्रीनलैंड का। तो एक वो पॉजिटिव ट्रिगर था, उसकी वजह से यूएस के मार्केट ने पहले दिन रिएक्ट किया, बहुत अच्छी तेजी दिखाई। कल भी उसका इंपैक्ट रहा लगातार, क्योंकि कुछ भी नेगेटिव नहीं आया, यूएस के मार्केट चले। कल डाउ 300 अंकों से आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ, आधे % के आसपास की तेजी उसको कहेंगे। एक नेगेटिव वहां पे आया था, वो इंटेल को लेकर था। फर्स्ट जो क्वार्टर है उसका उन्होंने आउटलुक जारी किया और वो जो था वो बिलो एक्सपेक्टेशन था, जिसकी वजह से 12% के आसपास वो शेयर पिट गया। लेकिन उसके बावजूद नैस्डैक जो है वो 1% के आसपास की तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये है कि जो यूएस के फ्यूचर्स हैं, अगर इस वक्त की बात करें हम, तो इस वक्त जो है वो फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। आप देखिए तो अगर डाउ जो है वो करीब 30 अंक ऊपर है, एस&पी फ्यूचर्स 9 अंक ऊपर है, सिर्फ एकदम मामूली सी तेजी, 0.10% की तेजी तो वहां वो दिख रही है। उसके अलावा जो बाकी मार्केट्स की बात करें अगर, तो यूरोप पे चलते हैं। यूरोप में क्या हुआ? यूरोप में चूंकि ट्रंप का वो स्टेटमेंट अच्छा था उनके लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो यूरोपियन कंट्रीज पे वो टैरिफ लगाने जा रहे थे 1 फरवरी से 10% का, जिसे वो जून में बढ़ा के 25% कर देते, उसे उन्होंने रिवर्स कर लिया। वो फैसला उन्होंने वापस ले लिया। तो वो एक पॉजिटिव मार्केट का ट्रिगर था। तो उसका नतीजा आप देखेंगे कि फ्रांस और जर्मनी के मार्केट्स पे शानदार तेजी देखने को मिली, 1% से ज़्यादा चढ़ के वो दोनों मार्केट्स बंद हुए। अब आते हैं एशिया मार्केट पर। तो एशिया मार्केट की कंडीशन अगर आप अभी देखेंगे तो मिला जुला कारोबार है। आप निकेई देखिए तो निकेई को आप कहेंगे 1/4% के आसपास ऊपर है। कॉस्पी जो है वो करीब आधे % के आसपास की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो इस वक्त फ्लैट टू नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, 5 पॉइंट नेगेटिव इनफैक्ट दिखा रहा है। 25,345 के आसपास की ओपनिंग दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। तो एशिया के मार्केट में ये कंडीशन है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें, यहां एक्शन भरपूर है। गोल्ड अपनी तेजी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। अब $4900 $4900 पर आउंस का लेवल जो है वो गोल्ड ने एक बार टच कर लिया है, और सिल्वर जो है वो 97 के ऊपर अभी कारोबार कर रहा है, 100 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जो प्रेडिक्शन लगातार लोगों की थी कि 2026 की शुरुआत में ही सिल्वर जो है वो $100 की तरफ चला जाएगा,
वो फाइनली लग रहा है कि वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड से कोई खास संकेत है नहीं, लगभग फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार वहां पे देखने को मिल रहा है। तो ये ओवरऑल पूरे ग्लोबल मार्केट का सेटअप है, जहां पे अगर आज के बारे में अगर हम क्यू लेकर जाएं, एक लाइन का अगर हम कोई क्यू लेना चाहें तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी आतिशबाजी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। एक तो फ्राइडे है, उसका इंपैक्ट होगा। दूसरी चीज ये है कि ओवरऑल सेटअप जो है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। कल तक पॉजिटिव था, यूएस मार्केट क्लोज पॉजिटिव हुए थे, यूरोपियन मार्केट क्लोज पॉजिटिव हुए थे, लेकिन आज हमारा गिफ्ट निफ्टी बहुत पॉजिटिविटी दिखा नहीं रहा। एशियन मार्केट में भी मिले जुले संकेत हैं। तो देखना यह होगा कि आज होता क्या है। एक नजर आपको जापान के सेंट्रल बैंक के डिसीजन पे भी रखनी चाहिए। बैंक ऑफ जापान जो है वो अपने रेट पर डिसीजन लेगा। अगर वो रेट को मेंटेन करते हैं तो वो पॉजिटिव होंगे मार्केट के लिए। अगर वहां हाइक की कोई भी बात होती है तो वो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि जापान से कैपिटल आता है सारे इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ। जो एफआईआईज हैं वो जापान से कैपिटल लेते हैं और वो इमर्जिंग मार्केट्स में उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक नज़र आपको रखनी होगी। तो ये ओवरऑल मार्केट का आज का सेटअप है सृष्टि, जहाँ पे ग्लोबल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, मिले जुले अब कह सकते हैं, और देखना होगा कि मार्केट हमारे कैसे रिएक्ट करते हैं उसको। ऑलराइट, तो चलिए इंटरेस्टिंग मूव्स मार्केट में आज देखने को मिल सकते हैं, बट ये सारे अर्निंग्स रिएक्शन भी रहेंगे, इसका भी आप ध्यान ज़रूर रखें। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जोड़ते हैं इजी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर संजीत मंगत को भी। संजीत सर, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो आपको, और आपसे ट्रेड सेटअप भी समझेंगे। पर सबसे पहले तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस खत्म होने के बाद अब अमेरिकी बाजारों से तेज़ी देखने को मिल रही है, वहाँ से अच्छे संकेत है। एशिया बाजार भी मजबूत ही दिख रहे हैं। आज इंडियन मार्केट्स, क्या यहाँ पर भी तेज़ी रहेगी? देखिए कल अगर हम देखें तो अमेरिकी बाज़ार ऊपर बंद हुए, नैस्डैक, S&P 500 और डाउ जोन्स। और एक कारण वो भी रहा कि इकोनॉमिक नंबर्स जो आए वो भी अच्छे थे। जीडीपी नंबर जो है, रिवाइज जीडीपी Q3 के जो नंबर आए हैं वो 4.4% थे, जो जबकि पहले जो एडवांस एस्टिमेट थे वो 4.3% था। और जॉबलेस जो क्लेम है वो भी स्टेबल रहा है 2 लाख के आसपास। तो इसके चलते मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहा और वो मार्केट ऊपर बंद हुआ। और जियोपॉलिटिक रिस्क जो था ग्रीनलैंड को लेके वो थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि ट्रंप ने आगे जाके टैरिफ ना लगाने की बात की है, क्योंकि एक फ्रेमवर्क पे बात हो रही है यूरोपियन यूनियन के साथ और नेटो एलाइज के साथ। तो वो एक चीज़ हावी रही अमेरिकी बाज़ार में। एशियाई बाज़ार को देखेंगे तो निकाई ऊपर बंद शुरू जरूर हुआ है, और उसको अभी बैंक ऑफ जापान का जो डिसीजन है वो आएगा पॉलिसी रेट पे, तो वहाँ पर रेट हाइक होने की उम्मीद नहीं है, बट मेजर्स आएंगे कि इन्फ्लेशन को कैसे कर्व किया जाए। और ये जो बॉन्ड डील जा रहा है जापान का 10 ईयर बॉन्ड डील जो 2.3 के आसपास 2.23 के आसपास परसेंट के आसपास है, उसको कैसे सीमित किया जाए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट वो रहेगा। क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं जो बैंक ऑफ जापान के दायरे में है और वो उस पर करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आएगा फ्लोज के ऊपर अगर बैंक ऑफ जापान कुछ मेजर्स लेता है। बट भारतीय बाज़ार आज के डेट में देखा जाए तो ग्लोबल इम्पैक्ट नहीं होगा, अर्निंग्स लेड इम्पैक्ट होगा। काफ़ी अर्निंग्स आए हैं कल, उसके भी इम्पैक्ट आएंगे। इंडिगो का अर्निंग्स है, कोफॉर्ज का अर्निंग्स अर्ली मॉर्निंग आया है, तो वो सब का जो इम्पैक्ट है भारतीय बाज़ार में देखने को मिलेगा। और ये आखिरी दिन है एक्सपायरी से पहले का, क्योंकि अगला मार्केट जो खुलेगा वो मंगलवार को खुलेगा और उस दिन एक्सपायरी है निफ्टी की और मंथली एक्सपायरी है। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी रोल ओवर हो रहा है निफ्टी में ऑलमोस्ट 32-33% रोल ओवर हो गया है। निफ्टी बैंक में 33% हुआ है। स्टॉक्स में अच्छा रोल ओवर देखने को मिल रहा है, बट पोजीशन जो है अभी भी लाइट है अगले महीने में जाते हुए। और ये लंबा वीकेंड भी है, तो लोग अपना पोजीशन उतने कैरी करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। कल हमने देखा कि मार्केट ऊपर 1% बढ़ा, बट नीचे आया, तो वो काफ़ी हलचल चल रही है रोल ओवर को लेके। और कल सेंसेक्स का भी वीकली एक्सपायरी था, तो वो भी एक फैक्टर था कल के वोलेटिलिटी के लिए। बिल्कुल सर, एफआईआईज की तरफ से बिकवाली लगातार जारी है। अब ये ऐसा नंबर है जो देखने की जरूरत भी महसूस नहीं होती, लगता है कि हाँ बिकवाली ही होगी, लेकिन डीआईआईज का सपोर्ट लगातार है और वो खरीदारी उनकी तरफ से लगातार हो रही है। ऐसे में बाजार का ओवरऑल सेटअप आपको कैसा दिख रहा है?
देखिए एफ आई अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं सेलिंग करते हुए, और ये जो है वो अर्निंग्स के वजह से ही कर रहे हैं। अर्निंग्स में अभी तक हम जनवरी के अंत में आ गए हैं ऑलमोस्ट, और हमने देखा कि निफ्टी में एटलीस्ट 50% अर्निंग्स तो आ ही गई हैं, 50% वेटेज की अर्निंग्स आ चुकी हैं। और उसका कुछ इम्पॉर्टेंट टेक अवे ये है कि अर्निंग्स आगे नहीं, मतलब अर्निंग्स ग्रोथ FY27 का जो एक्सपेक्टेशन था कि 14-15% रहेगा अर्निंग्स ग्रोथ, वो नहीं आ रहा है, और वो एक डिसअपॉइंटमेंट है मार्केट के लिए, जिसकी वजह से मार्केट एक सीमित दायरे में रहा है और 26,000 के नीचे आया। अभी भी हमारे लिए रेजिस्टेंस जो है 25,500 का है। तो अगर हम देखें तो एफआई सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है, और आज के डेट में अगर अर्निंग्स कहीं पर भी सरप्राइज होते हैं या एस्टिमेट से नीचे आए तो इसको स्टॉक में बिकवाली देखने को मिलेगी। कारण ये है कि ये स्टॉक्स की वैल्यूएशन जो है अभी भी ऊपर है। उसके चलते हम देखेंगे कि ये निवेशक जो हैं, स्पेशली फॉरेन निवेशक जो हैं, वो उसको बेचेंगे, और डोमेस्टिक को भी लगे कि ये वैल्यूएशन कम हो रहा है, तो वहाँ पर भी हमको बिकवाली देखने को मिलेगी। तो वो एक ये है कि सेल ऑन डिसअपॉइंटमेंट जो रैली है वो चल रही है, कि अगर आप स्ट्रीट को मीट नहीं करते तो स्टॉक नीचे गिरेगा। और सुजीत सर, एफएनओ के संकेत को देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर क्या रणनीति रखनी चाहिए? देखिए, हमने देखा कि रोल ओवर जोरों से जारी है। अगर हम निफ्टी का देखें तो 32.6% रोल ओवर है, और निफ्टी बैंक का लगभग 34% रोल ओवर है। अदर स्टॉक्स जैसे हैं आपके HDFC, ICICI, रिलायंस, वहाँ पर 40 से 45% के बीच का रोल ओवर हमने ऑलरेडी देख लिया है। ऑप्शंस में हम देखें तो रेंज बाउंड दिख रहा है 25,000 से 25,500 के बीच में। हमने देखा कि कल इंडेक्स 25,200 के ऊपर बंद हुआ, एक बार नीचे भी गया था पर ऊपर बंद हुआ उसके, तो वो एक एक्टिविटी देखने लायक रही कि रोल ओवर कैसे हो रहे हैं। और हम आज क्योंकि एक्सपायरी -1 डे है, तो वहाँ पर बाकी के रोल ओवर भी आने की उम्मीद है, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखी जाएगी। शुरुआत में आपको थोड़ा सा मार्केट में उछाल दिखेगा, फिर मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा जैसे रोल ओवर होगा, क्योंकि करंट मार्केट की पोजीशंस को लोग कवर करेंगे और अगले मार्केट में ओपन करेंगे, तो वो पोजीशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। बट पुट कॉल रेशियो जो है वो भी गिरा है कल, क्योंकि कॉल्स काफ़ी बड़े हैं, और हमने देखा कि 25,300 और 25,400 में कॉल्स लिखे जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस आने की उम्मीद है। तो सीमित दायरा है मार्केट का, FIs अभी भी नेट सेल कर रहे हैं, और अगर हम उसका देखें एफएनओ में देखें तो लगभग 1,500 करोड़ की FI की पोजीशंस कटे हैं वहाँ पर, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रहेगा आंकड़ा देखने के लिए। सर, एक नतीजे का इंतजार कल सबको था, पूरे मार्केट को, पूरे स्ट्रीट को था, वो था इंटरग्लोब एविएशन। कल नतीजे आए, आप उसे कैसे रीड कर रहे हैं, क्या आपका टेक है उसके ऊपर? देखिए, उम्मीद ये थी कि नंबर डिसअपॉइंटिंग रहेंगे, क्योंकि दिसंबर में जो डिसरप्शन हुआ उनके फ़्लाइट शेड्यूल को लेके, उसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट होने की उम्मीद थी। बट नतीजे तो थोड़े से अच्छे आए हैं। अच्छे मतलब इन लाइन, जो लोगों ने अपनी जो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नीचे कर ली थी उसके ऊपर आए हैं। पीबीटी स्ट्रीट के अहेड है। पैट जो है प्रॉफिट रहा, पिछले क्वार्टर में लॉस था, इस क्वार्टर में प्रॉफिट आ गया है उसका। और अगर हम देखें तो यील्ड जो है वो नीचे गए हैं थोड़े बहुत दिसंबर डिसरप्शन की वजह से, और जो नेट इम्पैक्ट है दिसंबर का डिसरप्शन का वो 580 करोड़ का इम्पैक्ट आया है पूरे कंपनी में। अगर देखें तो अगर हम आगे का देखें इसका, तो Q4 का उन्होंने अपनी कैपेसिटी कम की है, गाइडेंस दी हुई है, क्योंकि उनकी रिस्ट्रिक्टेड है। और पैसेंजर यूनिट्स जो हैं, या जो यील्ड है पर पैसेंजर की, वो उसमें भी थोड़ी सी उन्होंने बोला है कि ये थोड़े से सीमित दायरे में रहेगा, अर्ली मिड डिजिट गिरेगा, थोड़ा बहुत गिरने को मिलेगा यूनिट रियलाइजेशन
जो है वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने जो फेयर कैप किया है उसकी वजह से इम्पैक्ट होगा, और बेस इफेक्ट भी है तो उसकी वजह से भी होगा। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ये तो नंबर डिसेंट है, इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन है। और इसमें अब आप ये कह सकते हैं कि इम्पैक्ट तो आया है, फॉरेक्स का इम्पैक्ट आया है, इनको डिस्ट्रप्शन का इम्पैक्ट आया है, और लेबर कोड का इम्पैक्ट आया है, जो एक्सेप्शनल आइटम में आपको या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में आपको दिखेंगे वो नंबर। तो उस वो एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट रहेगी निवेशकों को देखने के लिए। अदरवाइज नंबर इन लाइन है। ऑलराइट, तो इंटरग्लोब एविएशन, जी हाँ, आज ये अहम स्टॉक ज़रूर होगा वॉच आउट करने के लिए। बट सजीत, इसी के साथ आईटी कंपनी कोफोर्ज हाल फिलहाल बहुत सुर्खियों में रही है। जिस तरीके से एक्विजिशंस किए थे वो बाज़ार को पसंद नहीं आए। हमने एक ज़बरदस्त सेल ऑफ ऑलरेडी देखा है कोफोर्ज के काउंटर में। नंबर्स भी थोड़े कमज़ोर लग रहे हैं, बट इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, कोफोर्ज का टॉप लाइन जो है 4.4% क्यू आया है कांस्टेंट करेंसी में। अगर हम नंबर्स को देखें, रेवेन्यू 5.1% आया है क्यू। उम्मीद थी 6% की, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है मुझे इसके नंबर्स पे। मार्जिन, एबिट मार्जिन भी थोड़े से गिरे हैं इनके, 60 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरे हैं। जो इन्होंने बताया है इम्पैक्ट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का, उसमें उनका एक्विजिशन का कॉस्ट भी आ जाता है, लेबर कोड भी आ जाता है, तो ये उसकी वजह से थोड़ा सा पैट थोड़ा सा कम है। बट अगर हम उसको हटा देते हैं तो पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 364 करोड़ है, जो कि 70% बढ़ा है पिछले साल के मुताबिक। ऑर्डर इनफ्लोज जो है लगभग $593 मिलियन के, विच इज़ एक तरह से डिसेंट हैं अगर हम देखें तो। और अगर हम हेड काउंट देखें तो वो भी लगभग 450 नेट एडिशन हुए हैं इसमें। बट मार्केटिंग कॉस्ट बढ़े हैं इसके, जिसकी वजह से एबिट मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर आया है। और जो टॉप लाइन का जो ग्रोथ है वो Q3 का वो थोड़ा सा धीमा दिख रहा है मुझे इसमें। मेरे हिसाब से अगर हम देखें इसमें तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आएगा, और उसके वजह से हम देखेंगे कि स्टॉक थोड़ा सा नीचे खुलने की उम्मीद है इसमें, क्योंकि स्ट्रीट थोड़ा सा हाई एक्सपेक्टेशन कर रहा था इसका। और अगले 12 महीने का जो ऑर्डर फ्लो है वो $1.7 बिलियन का उन्होंने दिखाया है कि ऑर्डर बुक है उनका, जो अगले 12 महीने में एग्जीक्यूट करना है। तो वो एक पॉजिटिव है जो उनके लिए एक इंडिकेटर देता है कि कैसे ऑर्डर्स आएंगे आगे। बट ओवरऑल जो है अगले 6 से 8 महीने में हम देखेंगे कि उन्होंने जो नया एक्विजिशन किया है वो भी उनको मर्ज करना है, तो उन सब का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो चलिए कोफोर्ज यहाँ पर ज़रूर नज़र रहेगी। पर सजीत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और तमाम काउंटर्स पर हमसे चर्चा भी की। आपसे लेंगे इजाज़त। बट इसी के साथ साथ दर्शक ये भी देखिए कि देखिए निफ्टी कंपनी में इंटरग्लोब एविएशन तो रिएक्ट करेगा ही, बट इसी के साथ साथ हमने बात की कोफोर्ज की। दूसरी आईटी कंपनी एम्फेसिस, यहाँ पर भी जो है आपको एक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आप एम्फेसिस के बोल सकते हैं। डील विन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है, तो एम्फेसिस एक साइड आप देखें तो शायद पॉजिटिवली रिएक्ट करे, और कोफोर्ज जो है शायद थोड़ा नेगेटिव ज़रूर हो जाए। बट बैंकिंग स्पेस से बंधन बैंक, इसको एक बार पुल अप करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो नतीजे आए हैं उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है चर्चा इसलिए भी करना क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल काउंटर है। देखिए आरबीएल, बंधन बैंक, ये दोनों के अगर आप स्टॉक प्राइस मूवमेंट देखेंगे तो काफ़ी सिमिलर लगेंगे, बहुत हाई बीटा नेम्स है। और बंधन बैंक पे खास तौर से देखें तो आपको नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट इतने अच्छे नहीं लगेंगे। खास तौर से अगर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखेंगे तो आपको लगेगा साल दर साल तो 30% की गिरावट हुई है। बट यहाँ पर जो है एक वन टाइम इम्पैक्ट आते हुए दिखा है, जिसको एडजस्ट करके नंबर्स इतने भी खराब नहीं है। इनकी टोटल इनकम भी जो है 7% साल दर साल घटी है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी थोड़ा 5% का कट आया है। पर जो अगर हम एसेट
एसेट क्वालिटी देखें तो वो हल्की सी इम्प्रूव होती हुई ज़रूर नज़र आई है और वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग ज़रूर है। एमके ने एक्चुअली अपग्रेड किया है, ब्रोकरेज फर्म एमके ने बंधन बैंक को रेटिंग अपग्रेड कर दी है। यहाँ पर जो पहले ऐड की रेटिंग दे रहे थे अब वो बोल रहे हैं कि खरीदारी करिए इसमें, और जो लक्ष्य है वो 180 बताया है और साथ ही ग्रोथ और मार्जिन इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। और आने वाले साल में यानी वित्तीय वर्ष 26 तो खत्म ही होने वाला है, FY27 में जो है और इम्प्रूवमेंट की उम्मीद कर रहे हैं और ROA 1.2 तक जा सकता है, ऐसा उनका मानना है। तो बंधन बैंक यहाँ पर ज़रूर दिख सकता है एक्शन और इसको लेकर फोकस ज़रूर है। बट विकास, चलिए अब हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट हमारे साथ 2 एक्सपर्ट जुड़ गए हैं और सुबह सुबह वो तैयार हैं अपने पिक्स के साथ, अपनी स्ट्रेटजी के साथ। हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप हल्दर PSG कैपिटल से और अंशुल जैन लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से। आप दोनों को बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और स्वागत है। गुड मॉर्निंग अंशुल जी, गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। क्या रुख आपको लगता है मार्केट का प्रदीप आज, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए मार्केट का सेंटिमेंट मिला जुला सा दिख रहा है। ग्लोबल जो है वो US कल पॉजिटिव था लेकिन आज फ्यूचर्स में जो है वो फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी तो हल्के नेगेटिव ओपनिंग की संकेत दे रहा है। क्या देख रहे हैं आप मार्केट की ओपनिंग आज? जी, हाय, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स को लेके मैं बात करने वाला हूँ। कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में हमारा कोई भी पोजीशन नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड माय कंपनी साइड। ऐसा ही रहा है, हम क्लाइंटों को भी देते हैं। हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। देखिए, इंडेक्स में हमने देखा कल भी जिस तरीके से ऊपर से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आया है और मूड मार्केट का चेंज हो गया है लास्ट 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में। और मुझे आज भी लगता है कहीं ना कहीं गैप आप अगर होता है तो फिर से मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट ही देखेगा। मतलब 25,450 25,400 मार्केट फिर से अगर आता है वहाँ पे एक परफेक्ट शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि आपको शॉर्ट करना चाहिए। और इस हिसाब से देखा जाए तो 25,550 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगेन टारगेट होगा 25,250 एंड 25,150 के आसपास मार्केट आपको लेके आया, क्योंकि आज वीकेंड के लास्ट दिन है, फ्राइडे है। और मैं आज भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिस तरीके से FII का कंटिन्यूअसली एक सेलिंग प्रेशर है मार्केट में, तो हो सकता है कि दिन के दौरान एक बार आपको 25,350 25,400 दिखे, लेकिन वो एक सेलिंग करने का ही अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना चाहिए। बिल्कुल। तो प्रदीप जी, ऐसी अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी, तो ऐसे में कुछ पिक्स भी तो आप लेकर आए होंगे। क्या वो भी सेलिंग के साइड ही हैं या फिर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी भी खोजी आपने? जी देखिए, व्यू थोड़ा इंडेक्स पे नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल मेरा मार्केट में क्वालिटी स्टॉक खरीदने का सलाह रहेगा। एक दो स्टॉक्स मैं आज लेके आया हूँ। एक रहेगा जेके टायर। सो जेके टायर का चार्ट मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है, डेली, वीकली एंड मंथली तीनों टाइम फ्रेम में ही पॉजिटिव है। लेकिन अभी नहीं बाय करना है। 520 चल रहा है, 532 533 इसके ऊपर अगर एक क्लोजिंग मिल जाता है तो मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। उस हिसाब से पहला टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 575 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 625 एंड एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 485 के आसपास मेंटेन करना है जब बाय कॉल एक्टिव हो जाएगा 532 533 के बाद। और सेकंड जो मेरा पिक रहेगा आज वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो करेंटली PSU बैंक पे एंड प्राइवेट बैंक पे भी हमने एक रैली देखा है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का रैली जो मुझे लगता है कि बहुत ही सस्टेन हो सकता है कंटिन्यूअसली। यहाँ पे एक अप ट्रेंड है और रिसेंटली एक ब्रेकआउट भी आया था चार्ट में। मुझे लगता है कि करंट जोन से ही बाय करना चाहिए। 325 रहेगा फर्स्ट टारगेट, 375 रहेगा सेकंड टारगेट, 276 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जेके टायर और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों कॉल में ही ना एक आप 20 से 25 दिन का व्यू लेके चलिए, क्योंकि इस मार्केट पे 1 2 दिन 3 दिन का व्यू नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड वेट फॉर 20-25 ट्रेडिंग सेशंस। दोनों में ही सेटअप बहुत बढ़िया है, बाय करने का सलाह रहेगा। ऑल राइट, तो चलिए यहाँ पर कुछ बाय कॉल ज़रूर आती हुई प्रदीप की तरफ से, इनको ध्यान में ज़रूर रखेंगे। पर हमारे और भी एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। रचित खंडेलवाल भी मौजूद हैं, अंशुल जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग आप दोनों को ही। पर रचित, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। बताइए आज आपकी कॉल्स कहाँ पर है? गुड मॉर्निंग आपको, विकास को, और आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड हैप्पी दैट आई एम शेयरिंग द पैनल विद अंशुल जी एंड प्रदीप भाई। मतलब आई एम प्रीटी श्योर आप लोग को नहीं पता है, बट हम लोग का वैसे बहुत पुराना एसोसिएशन है। पिक्स के पहले इफ यू अलाउ मी, मैं 10 सेकंड एक चीज कवर करना चाहूंगा। कल भी हम लोग बहुत क्लियर थे कि निफ्टी सेल ऑन राइज मोड पे ही है। आज भी यही स्टांस मेंटेन रहेगा। दो हायर लेवल्स पे ट्रेड किया था, बट आपने देखा प्रेशर आया एंड येस्टरडे वी टच 200 डे मूविंग एवरेज।
और मैं समझता हूं कि आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस 200 डे मूविंग एवरेज लेवल से हम अराउंड 150 टू 200 पॉइंट्स ऊपर बंद हों, ताकि हमारा जो एक्सटेंडेड वीकेंड है उसमें अगर ट्रम्प साहब कुछ भी बोलते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन रहे गैप डाउन का। अगर वो नहीं होता है तो सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। तो हम ये देखें कि आज की क्लोजिंग हमारी कहीं भी 25,350 या अबव होती है तो हम एक सेफ जोन में हैं ट्यूसडे मॉर्निंग ओपनिंग के लिए। अदरवाइज थोड़ा सा स्टिकी विकेट पे हम हैं। जहां तक कॉल्स की बात है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इंडिजिनियस कंजम्पशन की बात हम कर लेते हैं। और कल के अगर हम ट्रेडिंग सेशन में देखें, कोलपाल ने एक अच्छा मूवमेंट किया था, लोअर लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है और वहां से एक बाउंस बैक दिखाया था। करंट लेवल्स पे कोलपाल अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आप एक बार बाइंग कर सकते हैं। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, 2110 2110 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट्स 2250 2250 रुपए एंड 2320, ये दो टारगेट्स के साथ आप कोलपाल में पोजीशन बना सकते हैं। और इसके साथ साथ रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स अच्छे लगे हैं कोफोर्ज के। कोफोर्ज में भी हम पोजीशन बना सकते हैं। 1688 लेवल्स पे चल रहा है, स्टॉप लॉस होगा आपका 1620, टारगेट 1760 और उसके साथ साथ 1840। ये दो टारगेट्स के लिए आप कोफोर्ज को भी आज अप्रोच कर सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए यहाँ पर ज़रूर रखेंगे नज़र। रचित की कॉल भी 2 बाय कॉल्स आती हुई और कोफोर्ज यहाँ पर देखिए नंबर्स भी आ चुके हैं। हालांकि नंबर्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं देखने को मिले हैं, बट बाय का कॉल यहाँ पर देखते हैं कि स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता है। और अगर स्टॉक थोड़ा नीचे हो तो फिर से एक बार रचित से हम इस पर फॉलो अप ज़रूर लेंगे। बट अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज आपके स्टॉक पिक्स कहाँ पर है? नमस्कार सृष्टि जी, नमस्कार विकास जी, नमस्कार बाकी पैनलिस्ट को भी। देखिए कल क्लोजिंग शो में जब हम जुड़े थे 58,850 के अराउंड बैंक निफ्टी थी, वहां से अपना व्यू क्लियर था कि 59,300 400 की जोन आ रही है। टुवर्ड्स दी एंड हमने 59,310 का हाई बनाया था। अभी भी यहाँ पे एक्सटेंशन दिख रहा है, 59,600 तक हम जा सकते हैं। देखिए मेरा मार्केट पे बहुत ज्यादा बेरिश व्यू नहीं है। इधर उधर की छोटी मोटी डाउन मूव या स्कैल्प बेरिश मूव मिल जाए तो अलग बात है, बट ओवरऑल ट्रेंड यहाँ से पलटता हुआ दिखेगा। रीजन बीइंग वही है जो आपको पता है, एफआईआई डेटा जो क्लोजली मैं ट्रैक करता हूँ। एफआईआई के शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर्स पे ऑल टाइम हाई पे है। लास्ट टाइम इसका पीक बना था 1,67,1,68,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, जहां से शॉर्ट कवरिंग आई थी तो 24,800 से 26,000 यानी लगभग 1200-1300 पॉइंट निफ्टी चली थी। अभी हम जाके खड़े हैं 2,16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं एफआईआई के इंडेक्स फ्यूचर्स पे। अगर 10-20 हजार 25 हजार भी शॉर्ट कवरिंग आती है कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो आप मान के चलिए कि बैंक निफ्टी 59,800 60,000 आराम से टच कर जाएगा और निफ्टी में भी 25,600 तक की रैली बन जाएगी। तो ये वो जगह है जहां पे हल्की भी शॉर्ट कवरिंग एफआईआई की आपको बहुत तेजी से अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। वहीं नेट पोजीशन पे देखें, फ्यूचर्स प्लस ऑप्शन मिला के ये भी ऑल टाइम हाई शॉर्ट पे खड़े हैं। 6,12,805 कॉन्ट्रैक्ट हैं। लास्ट टाइम हाईएस्ट जो गया था वो 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट गया था और सेम 24,800 से 26,000 तक की रैली आई थी। तो इतनी एफआईआई जब शॉर्ट बैठे हैं और उनके पास जगह नहीं है ज्यादा शॉर्ट करने की, तो एक ही ऑप्शन बचता है शॉर्ट कवरिंग। एक बेयर ट्रैप या एक ब्रेकआउट आपको ये मोमेंटम स्नोबॉल इफेक्ट कर देगा ऊपर की तरफ। तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। जहां भी ट्रिगर मिलता है बेयर ट्रैप का या ब्रेकआउट का, मैं बाइंग में ही इंटरेस्टेड रहूंगा। 59,700 टू 59,800 इमीडिएट टारगेट बैंक निफ्टी का रहेगा और निफ्टी पे 25,430 से 25,510 ये वीकली पे रेजिस्टेंस बैंड है, यहाँ तक टच कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से दोनों बाई कॉल ही रहेंगे। पहला रहेगा थोड़ा से बजट पिक की तरफ भी जा सकते हैं हम, अगर बजट तक इसको होल्ड करेंगे तो ज्यादा अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। पहला है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। इसमें 30 हफ्ते का एक रेक्टेंगल पैटर्न बना था जिसका लो है 437 और हाई है 527। लो स्वीप करके ऊपर आके बॉक्स बनाया है और कल के सेशन में वापस से ये लो रीटेस्ट हुआ यानी हायर लो बना है। तो यहां से अगर हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 455 457 की जोन में बाई करते हैं, 430 का स्टॉप लॉस रहेगा और मे बी बजट तक अगर इसको स्ट्रेच कर लेते हैं तो 505 रुपए तक का आपको टारगेट आराम से मिल सकता है। दूसरा स्टॉक मेरे पास है स्नाइडर।
स्नाइडर में कल ऑलमोस्ट स्टॉक में 115 दिन में 45% फॉल आने के बाद कल फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल बना है। 6.5 मिलियन का वॉल्यूम था, 2858% वॉल्यूम राइज, यानी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन ने स्टेप इन किया है। बाई ऑन डिप्स जो हम बात करते हैं, 45% डिप के बाद इंस्टीट्यूशन का भी यहाँ पे इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ है। रिजल्ट भी अच्छे थे, ईपीएस 27% ग्रोथ था, सेल्स में भी 5% ग्रोथ थी और मार्जिन भी 10 से सुधर के 12% हुए थे। उसकी वजह से ये बाइंग दिखी है। स्नाइडर बाई करके चलना चाहिए 622 में, 602 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 652 रुपए का टारगेट रहेगा। तो थोड़ा सा बाई साइड पे अगर फोकस रखेंगे तो एफआईआई की शॉर्ट कवरिंग के सारे आपको एक टेलविंड मिल जाएगा, जिससे टारगेट अचीव होना थोड़ा सा आसान रहेंगे। बिल्कुल। तो ये एक डिफरेंट नज़रिया अंशुल जी की तरफ से, क्योंकि रचित काफ़ी मार्केट को लेके कॉशियस साउंड कर रहे थे, लेकिन अंशुल जी ने थोड़ी पॉजिटिविटी लाई। हालांकि रचित ने भी एक बात कही जो काफ़ी पॉजिटिव थी, वो थी एक्सटेंडेड वीकेंड की। चलिए खैर, अंशुल जी आपका जो बैंक निफ्टी का टारगेट है वो एक बार फिर से बताइएगा। वो क्या 59,700 आपने बोला या 600 बोला? अंशुल जी आपका बैंक निफ्टी का टारगेट एक बार फिर बताइएगा। 59,700 या 59,600 आपने बोला? 59,600 टू 800 का जो बैंड है वो पूरा टारगेट रहेगा, तो 59,600 टू 59,800। ठीक है, ठीक है। तो ये नज़रिया अंशुल जी की तरफ से निफ्टी बैंक की तरफ। चलिए प्रदीप के पास वापस लौटते हैं। प्रदीप, अभी एक खबर आई सन फार्मा को लेकर, उनकी जो सेमाग्लुटाइड मेडिसिन थी उसको मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। डीसीजीआई की मंजूरी की खबर अभी देखने को मिली थोड़ी देर पहले। क्या नज़रिया आपका सन फार्मा को लेकर बनता है? देखिए ओवरऑल जो है कि आप ट्रेंड में ही है और रिसेंटली थोड़ा बहुत नीचे आया था, लेकिन इसमें फंडामेंटल भी बहुत बढ़िया है और नीचे आने का ज़्यादा जगह बचा नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार मैक्सिमम आपको 1570 1580 तक आ सकता है, लेकिन एक स्टैगर मैनर पे बाई करने का ही सलाह रहेगा। इनफैक्ट हम करेंट जोन से भी बाई करके जा सकते हैं। थोड़ा नीचे आने में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूंगा और टारगेट रहेगा मोटा मोटा 2 से 3 क्वार्टर का 1750 एंड 1800 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो अच्छा खासा बेस ऑलरेडी नीचे आ गया है, तो मुझे लगता है कि स्टैगर मैनर पे आपको बाय ऑन डिप करना चाहिए। तो ये बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी आपको सन फार्मा पे रखनी चाहिए। सेमाग्लुटाइड इंजेक्शन बनाने की इनको अनुमति मिली है, डीसीजीआई से इनको ये मंजूरी मिली है। ये है पूरी खबर सन फार्मा को लेकर। चलिए हमारे साथ एक और मेहमान शामिल हो गए। हमारे साथ नरेंद्र सोलंकी शामिल हो गए हैं इस शो में। नरेंद्र जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। और फंडा मार्केट का है ना, वो आज समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मिक्स क्यूज़ हैं। हमारे ही पैनल में रचित जो है वो काफ़ी कॉशियस साउंड कर रहे हैं, अंशुल जी जो है वो पॉजिटिव है, वो कह रहे हैं कि नहीं मार्केट जो है ट्रेंड रिवर्सल दिखाएगा। आपका क्या कहना है? फंडामेंटली क्या देख रहे हैं आप मार्केट में आज? जी गुड मॉर्निंग। जी डेफिनेटली अगर आप वैल्यूएशंस की बात करें तो मार्केट एक इस जगह पे खड़ा है कि यहाँ पे आप स्टॉक स्पेसिफिक बिल्कुल मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोर्टफोलियो के लिए खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप इवेंट्स देखें तो फिलहाल नेक्स्ट जो 4-5 ट्रेडिंग सेशन है काफी इवेंटफुल रहेंगे मार्केट के लिए, नॉट ओनली फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव बट आप देखें कि हम बजट के में भी ऑलमोस्ट एंटर कर ही रहे हैं। सिर्फ आज को छोड़ के 4 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, फिर उसके बाद सीधा बजट आएगा। तो काफी सारे जो ये इवेंट्स हैं ये मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिख सकता है और मार्केट की नर्वसनेस दिख सकती है। तो इसमें मेरे ख्याल से फिलहाल तो डायरेक्शन मार्केट लेता हुआ एकदम क्लियर कट नहीं दिखेगा और थोड़ा सा दोनों साइड में मूव्स दिखेंगे। लेकिन बिल्कुल यहाँ पे मौका बनेगा क्योंकि हम रिजल्ट सीजन में भी हैं फिलहाल और ऑलमोस्ट हमारे 35% के आसपास कंपनीज ने रिजल्ट आए हैं और धीरे धीरे अब कुछ स्ट्रॉन्ग सेक्टर से भी रिजल्ट आने वाले हैं। जैसे कि ऑटो सेक्टर के रिजल्ट्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, वो भी नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में आएंगे। तो वो काफी स्ट्रॉन्ग अच्छे रिजल्ट्स आने की हमारी उम्मीद है। तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सेंटिमेंटली थोड़ा सा रुझान मैं पॉजिटिव साइड में शिफ्ट होऊंगा, बिकॉज जो रिजल्ट्स एटलीस्ट आने वाले हैं अब कंपनीज के वो थोड़े से पॉजिटिव साइड की तरफ आएंगे। तो वो हो सकता है मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट दे दे। बिल्कुल। तो मार्केट पर ओवरऑल जो है वो सपोर्ट मिलेगा अच्छे रिजल्ट से। और अगर नरेंद्र जी का पूरा नज़रिया देखें तो बहुत पॉजिटिव साइड पे ही है उनका भी नज़रिया। तो अंशुल जी के साथ अब नरेंद्र जी भी जुड़ गए हैं। चलिए अच्छा है, मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए। लेकिन एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो खबरों वाले शेयर आपके लिए लेकर आएंगे, ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आपके लिए लेकर आएंगे और उन सारे शेयरों पर हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का जो बड़ा पैनल है उस पैनल से आप तक एडवाइस भी लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। चलिए
ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है पावर ट्रेड में। और जैसा कि हमने वादा किया था ब्रेक पे जाने के पहले कि जब हम ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आपके पास खबरों वाले शेयर्स को लेकर आएंगे। तो मेरी सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं। आशीषा के पास सबसे पहले रिजल्ट्स पूछते हैं कि कौन कौन से नतीजे कल मार्केट क्लोज होने के बाद आए, कैसे रहे नतीजे, और उसके बाद अंदाजा लेंगे हमारे मेहमानों से कि आज उनमें क्या रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो आशीषा बताइए, कौन से नतीजे आपको कल देखने को मिले मार्केट क्लोज होने के बाद? बिल्कुल, मार्केट बंद होने के बाद कई सारे नतीजे आए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट नतीजों में बात करेंगे निफ्टी 50 कंपनी इंटरग्लोब एविएशन की, जहां पर नतीजे ठीक ठाक थे, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का नज़रिया यहां पर काफ़ी पॉजिटिव है और मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है चौथी तिमाही के लिए वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। रेवेन्यू में 6% का ग्रोथ दिखा सालाना आधार पर, मार्जिन्स थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए, लेकिन मैनेजमेंट ने 10% का ASK ग्रोथ दिखेगा चौथी तिमाही में, ऐसा उनका मानना है। तो ठीक ठाक से अच्छे नतीजे, ब्रोकरेज हाउसेस का नज़रिया पॉजिटिव, जिसके चलते इंटरग्लोब एविएशन पर आज एक्शन नज़र आ सकता है। इसके अलावा कई सारी मिड कैप IT कंपनियों के नतीजे आए और उसमें सबसे पहले बात करेंगे साइंट की, जहां पर मिले जुले तो नहीं लेकिन अनुमान के मुताबिक ही नतीजे दिखे। रेवेन्यू में करीब 1.9% का ग्रोथ दिखा कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। EBIT मार्जिन्स भी एक्सपैंड होते हुए नजर आए करीब 25 बेसिस पॉइंट से, और मैनेजमेंट ने कहा कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मार्जिन्स फर्स्ट हाफ से काफ़ी बेहतर रहेंगे और इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। तो काफ़ी अच्छा गाइडेंस है मैनेजमेंट से, नतीजे अनुमान के मुताबिक। साइंट इस स्टॉक पर भी अपनी नज़र रखे। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर से DLF के नतीजे कमज़ोर थे। याद रखें उनकी प्री सेल्स के जब नंबर्स आए थे वो भी कमज़ोर थे और गाइडेंस को लेकर भी उनका नज़रिया कमज़ोर है। रेवेन्यू में तो ग्रोथ दिखा है लेकिन EBITDA गिरता हुआ नजर आया और मार्जिन्स भी कमजोर दिखे हैं इस तिमाही में। तो कमजोर नतीजों के दम पर DLF में आज के सत्र में नेगेटिव रिएक्शन नजर आ सकता है। इसके अलावा मिड कैप IT कंपनी पर फिर एक बार एम्फोसिस पर नजर डालेंगे। रेवेन्यू में 1.5% का ग्रोथ दिखा कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में सीक्वेंशियल बेसिस पर। मार्जिन स्टेबल थे 15.2% पर और मैनेजमेंट ने अपनी EBIT मार्जिन गाइडेंस रीइटरेट की है, कोई चेंजेस नहीं किए हैं गाइडेंस में और नतीजे भी ठीक ठाक ही थे। तो ज़्यादा कोई मेजर नेगेटिव या पॉजिटिव रिएक्शन यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। बंधन बैंक जिसके नतीजे अच्छे थे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए नजर आए। PPOP और पैट हल्के से अनुमान से कमज़ोर दिखे, तो मिले जुले नतीजे कह सकते हैं बंधन बैंक के लिए। मैनेजमेंट ने कहा है कि क्रेडिट कॉस्ट 1.7% पर नज़र आ सकती है पूरे साल FY26 के लिए और निम्स भी थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं FY27 में। इसके अलावा लास्ट में नतीजों की बात करें तो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के नतीजे कमज़ोर दिखे इस तिमाही में, जहां पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस करीब डबल होते हुए नजर आए सालाना आधार पर। तो हायर एक्सपेंसेस के चलते कंपनी के EBITDA पर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा इस तिमाही में। वॉल्यूम्स में 5% तक की गिरावट दिखी और अक्रॉस सेक्टर्स CGD वॉल्यूम्स की बात करें या इंडस्ट्रियल वॉल्यूम्स, फर्टिलाइजर सेगमेंट सभी में कमजोरी दिखी, जिसके चलते वॉल्यूम्स काफ़ी कमज़ोर थे। तो कमज़ोर नतीजों के दम पर GCPL गुजरात स्टेट पेट्रोलियम इस स्टॉक पर भी अपनी नज़र रखें। बिल्कुल, तो ये थे वो नतीजे जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए कल मार्केट क्लोज होने के बाद इन कंपनियों के नतीजे जारी हुए। एक काम करते हैं, आशीषा चूंकि जुड़ी हुई हैं तो उनसे एक काम पूछ लेते हैं ये भी कि कौन से और खबरों वाले शेयर हैं इन नतीजों के अलावा जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए। आशीषा बताइए कौन से और खबरों वाले शेयर हैं आपके पास? बिल्कुल, सबसे पहले HG इंफ्रा की बात करते हैं और इनके लिए एक नेगेटिव खबर निकल कर आई है। सर्च ऑपरेशंस किए हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, जहां पर CBI और ACB पटना ने मिलकर ये सर्च ऑपरेशन किया कंपनी की जयपुर में जो ऑफिस है वहां पर। तो नेगेटिव खबर है जिसके चलते स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन आज इस न्यूज़ के दम पर नजर आ सकता है। इसके अलावा अशोका बिल्डकॉन, जहां पर कंपनी को करीब 300 करोड़ का लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। दमन में एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, अगले 30 महीनों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। तो नया ऑर्डर विन है, लेटर ऑफ अवार्ड है, जिसके चलते अशोका बिल्डकॉन यहाँ पर एक पॉजिटिव खबर निकल कर आई है। NTPC ग्रीन एनर्जी, जहाँ पर कंपनी ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके अलावा ONGC कंपनी ने 2 छोटे एक्विजिशंस किए हैं, जॉइंट वेंचर में अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। केवल 40 करोड़ का ये एक्विजिशन है, लेकिन ईथेन ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में बढ़ाने के लिए ये एक्विजिशंस किए गए हैं। इसके अलावा प्रीमियर एनर्जीज की बात करते हैं, कंपनी ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है और 400
मेगावाट मोनो सोलार सेल मैन्युफैक्चरिंग लाइन तेलंगाना में कमीशन हो चुकी है और इसी के चलते कंपनी की टोटल कैपेसिटी अब 3.6 गीगावाट पर पहुंच चुकी है। तो कई सारे स्टॉक्स जो सर्च ऑपरेशंस, ऑर्डर विन्स और कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स के चलते आज के सत्र में फोकस में रहेंगे नतीजों के अलावा। तो हमने जो वादा किया था खबरों वाले शेयर और ब्रोकरेजेस का, उस वादे का आधा वादा हमने पूरा कर दिया। खबरों वाले शेयर आप तक पहुंच गए। अब आधा वादा पूरा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंदर जुड़ गए। रविंदर, कौन से शेयर्स हैं जिन पर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है और क्या कह रहे हैं ब्रोकरेजेस, कहां हमें नजर रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, तो कल यहाँ पर आफ्टर मार्केट आज काफ़ी सारी कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए, तो मोस्टली सब ब्रोकरेजेस उस पर ही। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निफ्टी वाली कंपनी से ही। यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन ने कल अपने मार्केट आज के बाद जो है Q3 के रिजल्ट अनाउंस किए थे और इस पर कुछ ब्रोकरेजेस आए हैं। यहाँ पर नुआमा ने मेंटेन रखा है होल्ड रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 4,842 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो एबिटा है Q3 FY26 में वो एस्टिमेट से कम आया है और नए लेबर कोड से मुनाफे पर कंपनी का असर पड़ा है। कंपनी मैनेजर ने जो है Q4 गाइडेंस भी जो है कमजोर किए हैं, कमजोर जो है एस्टिमेट दिए। यहाँ पर AOG में जो है दिक्कतें जो है अभी बरकरार है। सो इसके चलते इंटरग्लोब एविएशन काफ़ी फोकस में रह सकता है। HPCL की बात करें तो यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट निकाली है HPCL पर। यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग जो है मेंटेन रखा है HPCL पर मॉर्गन स्टैनली ने, और टारगेट प्राइस जो है 610 पर शेयर का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि रिफाइनरी अपग्रेड के चलते अप्रैल से 9% सेल्स मिक्स बढ़ने की उम्मीद है कंपनी को, और राजस्थान ग्रीनफील्ड रिफाइनरी इस महीने से जो है क्रूड लेगी। मैनेजमेंट को बाजार से अनुमान से कम नुकसान की उम्मीद है। सो इसके चलते HPCL भी फोकस में रह सकता है। बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ पर आज बंधन बैंक काफ़ी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर अर्निंग्स के चलते यहाँ पर ब्रोकरेजेस भी काफ़ी पॉजिटिव है बंधन बैंक को। यहाँ पर मोतीलाल और MK दोनों ने स्टॉक को जो है अपग्रेड किया है। यहाँ पर मोतीलाल ने न्यूट्रल से अपग्रेड कर जो है बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस जो है 175 का रखा है। MK ने भी जो है स्टॉक को अपग्रेड किया। यहाँ पर MK ने स्टॉक को जो है अपग्रेड किया बाई पर, जो उनका पहला रेटिंग था ऐड, और टारगेट प्राइस जो है 180 का रखा है, जहाँ पे MK का कहना है कि ग्रोथ और मार्जिन में जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिली Q3 FY26 में, और उन्होंने FY26 का जो अर्निंग एस्टिमेट है वो 20% से कट किया है। उनका कहना है कि बैंक जो है ROE रिपोर्ट कर सकता है 0.6% पर। उनका ये भी कहना है कि जो बैंक जो है बाउंस बैक कर सकता है FY27 में इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड एसेट क्वालिटी में। सो जिसके चलते बंधन बैंक आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC की बात करें तो यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ AMC भी कुछ काफ़ी ब्रोकरेजेस पॉजिटिव हैं। यहाँ पर इलारा ने जो है इस पर रिपोर्ट निकाली आदित्य बिरला पर, और उन्होंने रेटिंग जो है 940 से बढ़ाकर 980 की रखी, जहाँ पे उनका कहना है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इनफ्लो से जो है कंपनी को सपोर्ट मिला है, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। आखिर में बात करेंगे APL अपोलो की, जहाँ पर APL अपोलो में भी काफ़ी आज पॉजिटिव ब्रोकरेजेस नोट आ रही है। यहाँ पर मैनेजमेंट ने कल अपने कॉन कॉल में उन्होंने जो है अपना गाइडेंस भी इंक्रीज़ किया है। यहाँ पर मोतीलाल ने जो है बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस है 2350 पर शेयर का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि वॉल्यूम और ग्रॉस मार्जिन से जो है कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। सो एंड इलारा ने भी जो है स्टॉक को अपग्रेड किया है यहाँ पर बाय पर, जो उनका पहला रेटिंग था एक्यूमुलेट, और टारगेट प्राइस जो है 2418 का रखा है, जो उनका अर्लियर टारगेट प्राइस था 1938। सो इस पॉजिटिव रिपोर्ट के चलते APL अपोलो भी आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। तो ये थी वो ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स जहां पर आपको नजर रखनी है। सबसे पहले ब्रोकरेज की रिपोर्ट पे जाते हैं। इंटरग्लोब एविएशन के नतीजे मिले जुले रहे। जो अनुमान था हमारा मुनाफे का, उससे अनुमान से काफ़ी कम था मुनाफा, लेकिन वहाँ पे एक लेबर कोड की वजह से एक वन ऑफ कॉस्ट भी वहाँ पे जुड़ा है, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। ब्रोकरेजेस का जो नजरिया है, गोल्डमैन सैक्स ने भी मेंटेन की है बाई की रेटिंग, 6,000 रुपये का टारगेट रखा है, पहले 5600 का टारगेट था, और उसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, 6,498 का टारगेट रखा है। नुआमा, जैसा रविंदर ने बताया, कि होल्ड की रेटिंग है और टारगेट प्राइस जो है वो 4,842 का रखा गया है इंटरग्लोब एविएशन का। 4,900 पे तो ऑलरेडी शेयर है। एक काम करते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों राय लेते हैं। सबसे पहले नरेंद्र जी के पास चलते हैं। नरेंद्र जी, नतीजे आपने कैसे रीड किए इंटरग्लोब एविएशन के, क्या नजरिया आपका है इंटरग्लोब पर? जी लॉन्ग टर्म के लिए तो हमारा पॉजिटिव व्यू ही है, और ये जो नतीजे जहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी डिप होती हुई दिखी है, इसका मार्केट को ऑलरेडी प्राइसिंग था बिकॉज ऑफ दिसंबर में जो इश्यूज आए थे। उसके बाद फिर जो लेबर जो एम्प्लॉय कॉस्ट में जो स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट का नया रूल आया था,
उसका इम्पैक्ट है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रह सकती है, बट डेफिनेटली मार्केट को आशंका थी कि प्राइसड था कि थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे काफी अच्छे लेवल्स पे है स्टॉक, और जो ग्रोथ के जो मैट्रिक्सेस हैं और जिस हिसाब से जो लो कॉस्ट एयरलाइंस है, मार्केट शेयर इनका काफी स्ट्रांग है, तो वहां पे आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव व्यू है। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव नज़रिया है। फंडामेंटल नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र जी का एक पॉजिटिव नज़रिया है। चलिए टेक्निकल राय भी लेते हैं। प्रदीप, आपके पास आते हैं। इंडिगो को लेकर आपकी क्या राय बनती है चार्ट को देखते हुए? देखिए ओवर द लॉन्ग टाइम तो व्यू पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टाइम में मैं ज़्यादा इतना कन्विंस्ड हूँ नहीं, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट के तरफ से भी इनको एक पेनल्टी है। इनफैक्ट पेनल्टी ज़्यादा नहीं था, लेकिन इनके कंपटीशन में और न्यू प्लेयर्स आ चुका है मार्केट पे। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1.5 से 2 साल बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है। गवर्नमेंट चाहता नहीं कि कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी स्टॉक का मोनोपोली हो जाए। चार्ट में भी देखेंगे टॉप से 20% नीचे है, और 200 मूविंग एवरेज, 150 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो एटलीस्ट वी शुड वेट फॉर अबव क्लोजिंग ऑफ 200 मूविंग एवरेज। मुझे लगता है कि 5550 इसके ऊपर अगर एक क्लोजिंग मिलता है, देन हमें फिर से एक बार सोचना चाहिए। उससे पहले नीचे खरीदने में ज़्यादा मैं कंफर्टेबल हूँ नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट टाइम हमने देखा जो इंसिडेंस हुआ था उसके केस में जो रिफंड्स वगैरह आए दिए थे कंपनी ने, तो इसका इफेक्ट भी ना नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर में रहेगा। तो प्रेशर में रहने वाला है, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली ऐसे भागेगा। तो मेरे हिसाब से एक बार 5550 इसके ऊपर ही बाई करना चाहिए। तो 5000 के ऊपर जब जाए तो उसके बाद आपको इस पे नज़र रखनी है। एक और शेयर है HPCL। नतीजे आए थे परसों के सत्र में और हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ा था और मैनेजमेंट का काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक था आगे की ग्रोथ को लेकर। आज जो ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है उसमें रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की है। मैं आपको थोड़ी देर में रिपोर्ट भी बताता हूँ कि क्या रिपोर्ट है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट जो है वो मेंटेन ओवरवेट की रेटिंग है। टारगेट प्राइस जो है वो 610 का इन्होंने दिया, 427 के आसपास का अभी का भाव चल रहा है। काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया मॉर्गन स्टैनली की तरफ से है। क्या नज़रिया आपका बनता है इस शेयर पर, पर्टिकुलरली अंशुल जी? HPCL की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए तीनों स्टॉक्स पे मैं बहुत बुलिश हूँ, HPCL, IOCL और BPCL। बट एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में HPCL में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि 60 हफ्ते का जो कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 445 के ऊपर, उसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जो ट्रेडर्स का लिक्विडेशन आना है वो प्रोबेबली आपको एक बार 403 और 380 की जोन तक आ सकता है। बट ये बाई ऑन डिप की ही अपॉर्चुनिटी है। सोना जितना सस्ता मिले उतना लेके अपने पोर्टफोलियो में छोड़ दीजिए 1.5-2 साल के लिए, उतना बेहतरीन आपको रिटर्न मिलेगा। एक तो ब्याज का पैसा ये डिविडेंड के तौर पे ही दे देते हैं, तो आपका कोई ब्याज का नुकसान भी नहीं होगा। और 1.5-2 साल के लिए अगर छोड़ देते हैं तो समवेयर अराउंड 700 प्लस के टारगेट आपको मिल जाएंगे। तो जो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में जो डिप आनी है इसको यूज कीजिए बाइंग के लिए। तो जो शॉर्ट टर्म में डिप आनी है उसको बाइंग के लिए यूज कीजिए, लेकिन इसको गोल्ड से तो ना जोड़े ना। आपने कहा सोना जितना सस्ता मिले उतना लेके रख लिया जाए। देखिए स्टॉक मार्केट, ऑयल इज ब्लैक गोल्ड, और पेट्रोल हमेशा ही बिकना है, तो इसको ब्लैक गोल्ड की तरह अपने पोर्टफोलियो में लेके छोड़ देना चाहिए। ऑल राइट, तो चलिए इंटरेस्टिंग कोरिलेशन वहाँ पर अंचल जी बैठाते हुए देखते हैं किस तरीके से HPCL आज के सत्र में रिएक्ट करता है। बट अर्निंग्स के लिहाज से आज बंधन बैंक भी जो है वो फोकस में रहेगा। हम कुछ समय पहले ही चर्चा कर रहे थे कि नतीजे ठीक ठाक थे, कुछ एक ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड भी किया है और इलारा जो है बंधन बैंक को अपग्रेड करते हुए नजर आए हैं। 180 के टारगेट्स वो सुझा रहे हैं। एक बार रचित, आपकी राय बंधन बैंक पे कैसे देख रहे हैं आप इस काउंटर को? देखिए इस रिजल्ट को अगर आप देखें और पूरा डिटेल स्टडी करें तो ऐसा लगता है कि समहाउ इट इज वेरी क्लोजर टू द लोअर लेवल्स। पेन ओवर होता हुआ ही दिख रहा है और यहाँ से रिवाइवल के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, मैं समझता हूँ इन डेज टू कम आपको एक पॉजिटिव रिएक्शन ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिलना चाहिए। 154 एक पहला लेवल होगा जो मैं समझता हूँ आपको विद इन अ वीक टाइम देखने को मिल जाना चाहिए। और जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ती है, मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, उसके बाद हायर लेवल्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो 168 170 लेवल्स पे लेके जा सकते हैं। जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड करें। जिनको नई पोजीशन बनानी है, आई वुड सजेस्ट कभी भी 136 से 138 के रेंज में आए, एक बार पोजीशन अटेम्प्ट की जा सकती है।
ऑलराइट, तो चलिए बंधन बैंक यहाँ पर रखते हैं नज़र पर। जी हाँ, एक बीटन डाउन नेम है, 170 से अब गिरावट दिखा कर देखिए 140 के लेवल्स भी हाल फिलहाल तोड़ता हुआ नजर आया। कल एक अच्छा जंप था, आज देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक्शन होता है। पर नतीजों के लिहाज से आज जी हाँ कोफोर्ज पर भी नज़र रहेगी। हमने इसकी चर्चा भी की कि नतीजे उम्मीद से कम आए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का भी काफ़ी एक्सपोजर है, उसको लेकर भी जो है हाल फिलहाल हमने काफ़ी वॉलेटिलिटी भी देखी है। एक बार प्रदीप जी आपकी राय कोफोर्ज पर, कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? ऑलरेडी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आया हुआ था, सो मुझे लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है, आपको स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस 1625 के आसपास मेंटेन करना है। 1625 इसके नीचे मैं वेट नहीं करूंगा। फिलहाल अभी मैं बाय करने में भी कंफर्टेबल हूं नहीं, क्योंकि एक बार हमें एक क्लोजिंग चाहिए 1730। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने पे मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम कंटिन्यू फिर से रिटर्न हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल एक बार अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमने देख चुका है कि स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर आया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप बच के ही चले जहाँ तक कोफोर्ज की बात है। बट एक और काउंटर रियल एस्टेट का दिग्गज DLF, यहाँ पर जो है नतीजे आए हैं। नतीजे हालांकि अनुमान से कमज़ोर देखने को मिले हैं। साथ ही साथ एक दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि लिस्टिंग के बाद अब पहली बार जो है कर्जा कम होता हुआ या फिर नेट कैश पॉजिटिव जो है DLF होता हुआ नज़र आया है। ये कुछ लोगों को ज़रूर पसंद आ रहा है, बट ब्रोकरेजेस को इतना नहीं, क्योंकि आज CLSA का इस पे डाउनग्रेड आया है। 1000 से ऊपर के टारगेट्स पहले दे रहे थे, अब 800 के आसपास के लक्ष्य बता रहे हैं। तो हाल फिलहाल हम प्रेशर ऑलरेडी देख चुके हैं। एक बार अंशुल जी क्विकली आपसे राय लेंगे DLF पे। देखिए कहाँ ये 800-900 के लेवल्स दिखाया करता था, और मुझे याद है हम लोग इसकी ब्रेकआउट की भी बातें किया करते थे पिछले साल, बट अब देखिए कहाँ पर ये 600 के लेवल्स रीटेस्ट कर रहा है। क्या यहाँ से और कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है DLF, या फिर यहाँ से रीबाउंड करना चाहिए? कमजोरी रहेगी, इसके बाद रिबाउंड कर सकता है। CNX रियलिटी इंडेक्स में 862 का ब्रेकडाउन आया था, 765 का टारगेट है जो ऑलमोस्ट आज या कल के सेशन में टेस्ट होगा, तो लगभग सभी रियलिटी स्टॉक्स में बाउंस बैक आएगा। सिमिलरली DLF में भी मेजर सपोर्ट 573 के आसपास है, तो अगर इस टिप में 573 मिलता है और उसी समय CNX रियलिटी में टारगेट्स अचीव होते हैं, तो लगभग पूरे सेक्टर में बाउंस बैक आएगा। तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट बॉटम के आसपास है। एक बाउंस बैक के लिए, डेड कैट बाउंस के लिए प्ले करना है तो 570-575 की जोन में एक बार लॉन्ग सोचा जा सकता है, बट डेड कैट बाउंस को छोटी क्वांटिटी में बाउंस बैक की तरह प्ले कीजिए। 640-645 के आसपास प्रॉफिट भी बुक कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो चलिए एक बाउंस बैक की उम्मीद करिए और ऊपरी स्तरों पर निकलने की राय फिलहाल DLF की तरफ से आती हुई इंडेक्स से भी रिलेट करके अंशुल जी ने आपको विस्तार में बताया क्या कुछ पैटर्न फिलहाल बन रहा है। पर इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, हम जल्द लौटेंगे। आएंगे, लेकिन एक काम करते हैं, उस 1.5-2 मिनट को यूज करते हैं, कुछ और शेयरों पर राय ले लेते हैं। नतीजे के हिसाब से अगर देखेंगे हम, तो कल एक और नतीजा आया था एम्फेसिस का। एम्फेसिस के नतीजे इनलाइन रहे हैं। जो मुनाफा है वो करीब करीब जो है वो 7% के आसपास गिरा है, 6% के आसपास गिरा है, और आय जो है वो 3% के आसपास बढ़ी है। मार्जिन में 6 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। ये इनलाइन नतीजे आए हुए थे एम्फेसिस के। क्या नजरिया आपका बनता है अंशुल जी एम्फेसिस के ऊपर? देखिए एम्फेसिस बहुत बेहतरीन लग रहा है, लेकिन एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में हल्की सी डिप और लेगा 50 वीक मूविंग एवरेज तक। एम्फेसिस ठीक लग रहा है, इसमें भी कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। वीकली चार्ट पे 225 हफ्ते हो चुके हैं, केवल और केवल ब्रेकआउट की जरूरत है। 10, 20, 50 वीकली मूविंग एवरेज पे बिल्कुल रेस्ट कर रहा है पिछले 20 हफ्ते से। ये लॉन्च पैड की तरह एक्ट कर सकता है। अगर स्टॉक में ब्रेकआउट बनता है जो कि 2950 के ऊपर है, तो यहां से 2950 तक का सफर थोड़ा स्लो एंड स्टडी रहेगा। 2950 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में सीधे सीधे 3800 तक की अपसाइड मिलेगी। 225 हफ्ते का वीकली कप एंड हैंडल पैटर्न है। जनरली इतने बड़े पैटर्न फेल नहीं होते। LTF में 400 हफ्ते का जब बेस ब्रेकआउट आया था, नॉन स्टॉप 140 से 320 रुपए तक गया था, तो कुछ उसी तरह का प्राइस एक्शन इसमें रिपीट हो सकता है। बढ़िया पैटर्न बना हुआ है। बिल्कुल।
ठीक है, तो बढ़िया पैटर्न बना हुआ है। ये नतीजे के ऊपर जो है वो अंशुल जी की राय। एक और कंपनी इसी सेगमेंट में जोड़ते हैं साइंट। साइंट के नतीजे भी इन लाइन आए हैं और जो मुनाफा है हालांकि 28% गिरा, लेकिन उम्मीद थी गिरावट की मुनाफे में, और मार्जिन जो है वो 81 बीपीएस यानी 81 बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़ा है। साइंट पर क्या नजरिया आपका बनता है प्रदीप जी? देखिए 1207 इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार एक सेलिंग प्रेशर ही है और बेस फॉर्मेशन यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हो रहा है, एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि 1207 अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन आपको जो 200 वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है ऑलमोस्ट 1410 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले अभी तो बाई नहीं करना चाहिए, एक बार वेट कीजिए, क्योंकि ऐसे मार्केट एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है और ऐसे सिचुएशन में बाई करना मतलब अपने आप को वो थोड़ा और टाइम ज्यादा लग सकता है, तो एक बार अवॉइड कीजिए अभी। तो थोड़ा अवॉइड करके चल सकते हैं। ये फिलहाल राय होती हुई साइंट पर देखिए मेटल काउंटर्स में तेज़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्रेशियस मेटल्स की तो हम बात कर ही रहे हैं, अभी कुछ ही देर में ओपनिंग भी होगी, देखते हैं फिर से किस तरीके की धुआंधार तेज़ी जो है चांदी और सोना दिखाते हैं। बट आज एल्यूमिनियम काउंटर्स, जी हाँ, हिंडाल्को, यहाँ पर फोकस ज़रूर रहेगा क्योंकि एल्यूमिनियम में जो है अल्कोआ के नंबर्स आए हैं ओवरनाइट, पॉजिटिव नंबर्स आते हुए दिखे हैं, अनुमान से अच्छे नंबर्स हैं। रेवेन्यू में 15% तिमाही दर तिमाही इनका बढ़त हमने देखी है। एक बार अंशुल जी आपसे क्विक टेक, नाल्को और हिंडाल्को, क्या इन दोनों में से कोई काउंटर बेहतर लग रहा है? और देखिए दोनों में फिर हिंडाल्को ज्यादा बेहतर लग रहा है। नाल्को में तो क्लियर एटीआर एक्सटेंशन कैंडल्स विजिबल है, और जब भी एटीआर एक्सटेंशन कैंडल्स आती है लगभग 10 से 15% करेक्शन बहुत आराम से आ जाता है। तो मैं नाल्को को तो अब नहीं सेलेक्ट करूंगा, बट हाँ हिंडाल्को 10-20 डे मूविंग एवरेज पे रेस्ट कर रहा है, कैन एक्ट एज ए लॉन्च पैड। अगर 950 के ऊपर सस्टेन करता है तो हिंडाल्को में एक 50 रुपए की और अपसाइड 1000 रुपए तक मिल सकती है। और 1000 रुपए इसका पुराने ब्रेकआउट जो 759 पे रेक्टेंगल का ब्रेकआउट आया था उसका भी टारगेट 1000 है, और ये जो शॉर्ट टर्म प्ले बना है फ्लैगिश एक्शन इसका भी टारगेट 1000 रुपए है। तो अगर 950 के ऊपर टिका तो 1000 रुपए तक खिंच जाएगा। 950 के ऊपर अगर टिकता हुआ नजर आता है तो फिर 50 रुपए का हेडरूम यहाँ पे बढ़ेगा। बट इस बीच देखिए MCX पर सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पे 1,58,500 रुपीज़ के आसपास फिलहाल आपको सोना दिखेगा। 2200 रुपए की तेज़ी फिलहाल आप सोने में देखेंगे। चांदी में भी धुआंधार तेज़ी होती हुई हमने देखी है, चांदी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पे है। देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के मूव्स आते हैं। पर नरेंद्र जी एक बार मेटल पैक पर आपसे भी राय समझेंगे, क्योंकि देखिए बेहद वॉलेटाइल काउंटर्स रहते हैं और हमने ऑलरेडी जो है एक बहुत अच्छी तेज़ी इनमें देख चुकी है। आपके लिहाज से कहाँ पर है फिलहाल अभी मौके मेटल पैक में, और ख़ास तौर से एल्यूमिनियम काउंटर्स पे आपकी कोई राय? जी, मेटल्स पे हमारा काफी टाइम से पॉजिटिव व्यू रहा है और यहाँ पे हमारे इसके पीछे दो कारण थे। एक तो वॉल्यूम ग्रोथ, जिस हिसाब से इंडिया का कंजम्पशन है और जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड है, तो वॉल्यूम ग्रोथ की यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी रहेगी 6 से 8% प्लस। अगर आप ग्लोबली देखें तो जिस आपका जियो पोलिटिकल एनवायरमेंट है वहाँ पे जितनी भी कमोडिटीज है वहाँ पे काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिली है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज और जो करेंसी की जो वॉलेटिलिटीज प्लस इंटरेस्ट रेट्स अगर आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में है ग्लोबली। तो ये सब चीजें सपोर्टिव है कम्युनिटी की। और प्लस इसमें एक और चीज है कि जो चाइनीज सप्लाई है वहां पे भी कुछ कुछ एरियाज है जैसे कॉपर हो गए प्लस स्टील हो गया जहाँ पे थोड़े से सप्लाई या फिर प्रोडक्शन कम होने के जो ट्रेंड है वहां पे चाइनीज इकोनॉमी बढ़ रही है। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो कमोडिटीज को पॉजिटिव दिए हुए हैं। और जहां तक एल्यूमिनियम से रिलेटेड बात है तो हिंडाल्को हमारा पीक रहेगा एल्यूमिनियम स्पेस के अंदर। बिल्कुल, तो हिंडाल्को को आप टॉपिक के तौर पे रखिए मेटल सेगमेंट के अंदर। नरेंद्र जी की ये राय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कंपनी के ऊपर ज़रा रुख करते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की बात मैं कर रहा हूँ। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को लेकर खबर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को लेकर। क्या नज़रिया आपका बनता है प्रदीप? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा तो रिटर्न दिया नहीं है शेयर ने, इनफैक्ट जब से लिस्टिंग हुई है, रिसेंट लिस्टिंग है शेयर की, 108 के आसपास शायद इसका IPO आया था, 91 के आसपास अभी भाव चल रहे हैं। अगर पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे तो गिरावट ही 3 महीने में तो 9-10% के आसपास की गिरावट देखने को मिल चुकी है। क्या नज़रिया है प्रदीप आपका?
ये लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत ऊपर गया था, ऑलमोस्ट 150 के अराउंड, 150 के आसपास के टॉप बनाने के बाद लगातार लोअर लो एंड लोअर टॉप बना के नीचे आ रहा है। सो कंटिन्यूअसली जिस तरीके से चार्ट खराब हुआ है डेली वीकली मंथली चार्ट पे, इनफैक्ट 150 एंड जो 200 मूविंग एवरेज है उसके भी नीचे ट्रेड हो रहा है, और 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल था उसके नीचे भी फिसल गया है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 84-85 के आसपास है। अगर 84-85 ब्रेक होता है तो स्टॉक के लिए और थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जिनके पास, अगर किसी के पास पोजीशन है तो मेरा सलाह ऑलमोस्ट 84 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई अभी भी नहीं करना है। हो सकता है इस न्यूज़ के कारण थोड़ा बहुत डेड कैट बाउंस यहाँ पे आ जाए, लेकिन स्टॉक को आपको अवॉइड करना है। 125-30 इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है कभी भी, फिर से एक बार रिव्यू करना है, लेकिन अभी बाई नहीं करना है, अवॉइड करना है। तो रिव्यू करने के लिए भी जो लेवल्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, 120-25 के ऊपर जाए तब रिव्यू करना है, ये कहना है प्रदीप जी का। चलिए एक शेयर के ऊपर फोकस करते हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट। पाली राजस्थान में इन्होंने एक नया स्टोर ओपन किया है और टोटल स्टोर की संख्या इनकी एज ऑन डेट जो है वो 444 हो गई है। एवेन्यू सुपरमार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। नरेंद्र जी, आपसे मैं सलाह लेना चाहता हूं इस पर। ये कंपनी वैसे तो काफ़ी बड़ी वेल्थ क्रिएटर रही है जब से लिस्ट हुई है तो, लेकिन पिछले एक साल में सिर्फ 5% का रिटर्न मिला है शेयर में, और 3 महीने में 13% के आसपास की गिरावट भी देखने को मिल गई है। क्या नजरिया आपका फंडामेंटली शेयर पर बनता है? 3724 के आसपास का भाव अभी चल रहा है। जी बिल्कुल, ये जो आपने बताया कि थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो इनकी ग्रोथ है वहाँ पे थोड़ी स्लो डाउन, या जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा हमें हल्का होते हुए दिखा। लेकिन जिस हिसाब से कंपनी की जो एक्सपेंशन के जो प्लान्स हैं स्पेशली टीयर 2 सिटीज में, तो वहाँ पे हमें लगता है कि जो ग्रेजुअली इनके जो स्टोर्स की जो पेस है प्लस जो ग्रोथ है वो वापस से धीरे धीरे स्ट्रांग होगी। तो 1-2 क्वार्टर के बाद हमें वापस से इसमें अच्छी ग्रोथ आने जो ग्रोथ मोमेंटम है वो वापस से आने की उम्मीद है। और जो यहाँ पे हमारा ओवरऑल जो व्यू है कंजम्पशन स्पेस के अंदर, तो रूरल इकोनॉमी काफी अच्छे से परफॉर्म करती आ रही है, काफी स्ट्रांग ग्रोथ है। और जो अर्बन है वहाँ पे भी हमें थोड़े थोड़े ग्रीन शूट्स देखने को मिलेंगे, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन भी गिरा है, प्लस जो रेट कट्स आए हैं, जीएसटी के कट्स आए हैं, तो नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स के बाद यहाँ पे जो ग्रोथ मोमेंटम है वो वापस से आने की उम्मीद है। तो ओवरऑल इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमारा पॉजिटिव व्यू है। तो ये नजरिया एवेन्यू सुपरमार्ट्स के ऊपर नरेंद्र जी की तरफ से। चलिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं इस वक्त, शिवांगी शारदा। उनको लेकर आते हैं। शिवांगी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आप तक मेरी आवाज शायद जा नहीं पा रही है। ओके, शिवांगी से हम फिर से जुड़ेंगे। उनसे कनेक्शन जो है वो हमारा टूट गया फिलहाल, एक बार फिर से उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए एक काम करते हैं, तब तक एक सलाह हम ले लेते हैं नरेंद्र जी से। अभी मार्केट के लेवल्स को देखते हुए 9-7 हो गए हैं, थोड़ा सेटल होता हुआ दिख रहा है। 50 पॉइंट की तेजी एकदम 1/4% की निफ्टी के ऊपर दिख रही है। नरेंद्र जी, क्या कुछ व्यू बदल रहा है आपका मार्केट के ऊपर? बहुत मामूली तेजी है। जी, फिलहाल तो पॉजिटिव ही हमारी आशा थी, तो ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट ओपन होता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से देखते हैं कि प्री ओपन के बाद शुरू के हाफ एन आवर कैसा मार्केट दिखाता है। बट हाँ, जिस हिसाब से गिरा है तो यहाँ पे आज लग सकता है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाए और थोड़ा मार्जिनली पॉजिटिव साइड में बायस। ये काउंटर्स पर ज़रूर नज़र रखेंगे। पर अब 9 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का आज के नवरत्न काउंटर। सीधे चलेंगे हमारी सहयोगी रविंदर के पास, जो कि पूरी लिस्ट के साथ तैयार है। रविंदर, बताइए कौन से हैं आज के नवरत्न काउंटर्स? जी बिल्कुल, नवरत्न में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी कंपनी से, इंटरग्लोब एविएशन से, जहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन ने कल अपने मार्केट आज के बाद अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे, और इस क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट जो वो इन लाइन आए विद स्ट्रीट एस्टिमेट। यहाँ पर रेवेन्यू में 6% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। दूसरा जो स्टॉक है डीएलएफ, जहाँ पर डीएलएफ के जो वीक सेट ऑफ नंबर आए Q3 में, यहाँ पर रेवेन्यू में 32% का ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन वो बिलो स्ट्रीट एस्टिमेट रहा है, और प्री सेल्स भी जो है काफ़ी वीक रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की बात करते हैं, यहाँ पर गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के नंबर जो है वीक आए हैं इस क्वार्टर में। यहाँ पर वॉल्यूम में जो है 5% की गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बंधन बैंक आज काफ़ी फोकस में रह सकता
सकता है मिक्स सेट ऑफ नंबर के चलते यहाँ पर बंधन बैंक में जो है निम्स और एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला Q3 FY26 में, और साथ ही साथ ब्रोकरेजेस भी जो है काफ़ी पॉजिटिव हो गए बंधन बैंक में। यहाँ पर MK ने और मोतीलाल ने दोनों ही ब्रोकरेजेस ने जो है स्टॉक को अपग्रेड किया, जिसके चलते ये स्टॉक में आज काफ़ी यहाँ पे काफ़ी फोकस मिल सकता है। और प्री मार्केट में स्टॉक्स में जो है करीब 4% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। अशोका बिल्डकॉन की बात करें तो यहाँ पर ऑर्डर विन के चलते ये स्टॉक भी फोकस में सकता है। यहाँ पर कंपनी को करीब 308 करोड़ का LOI मिला है डोमेस्टिक प्रोजेक्ट के लिए, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। प्रीमियर एनर्जीज की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने जो 400 मेगावाट का मोनो PERC सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग तेलंगाना में जो है उसका कमीशन कर दिया है, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। NTPC ग्रीन फोकस में रह सकता है MOU के चलते, जहाँ पर कंपनी ने एक MOU साइन किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, जिससे कि कंपनी डेवलप करने वाली रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए, सो जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। 8वें स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर सिटी ने स्टॉक को जो है डबल अपग्रेड किया है। यहाँ पर उनका कहना है कि जो कंपनी का रिस्क रिवॉर्ड है वो अभी फेवरेबल लग रहा है। यहाँ पर उन्होंने अपग्रेड किया स्टॉक को बाय पर, टारगेट प्राइस जो है 960 से बढ़ाकर 900 का रखा है। आखिर में बात करेंगे यहाँ पर APL अपोलो ट्यूब्स भी आज फोकस में रह सकता है। यहाँ पर इलारा ने स्टॉक को अपग्रेड किया बाय पर, जो उनका पहला रेटिंग था एक्यूमुलेट, और टारगेट प्राइस जो है 2418 का रखा है, जो उनका अर्लियर टारगेट प्राइस था 1938, सो जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। और प्री मार्केट में स्टॉक्स में जो है 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। ऑल राइट, तो चलिए ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर रहेगी नज़र। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। बट इस बीच चलिए अब स्वागत करते हैं शिवांगी का भी। शिवांगी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो अपनी क्विकली स्टॉक कॉल्स ही दे दीजिए, बताइए कहाँ पर है आपका व्यू। जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग सृष्टि एंड बसंत पंचमी की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में एक अच्छी खासी रिवर्सल है और कुछ स्टॉक्स में एक अच्छे स्ट्रेंथ भी बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि स्विंग्स जरूर रहेंगे। हम मंथली एक्सपायरी के वीक में एंटर कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स बजट भी है, तो इंडिया विक्स भी काफी हायर जोन्स पे ही हमें दिखेगा। बट ऐसे में अशोक लेलैंड एक ऐसा काउंटर है जो कि अपने ऑल टाइम हाई टेरिटरी में काफी स्ट्रांगली यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख रहा है। जिस तरह से पिछले 2 दिनों में एक अच्छी स्ट्रांग कमबैक देखने को मिली और गैप अप के बाद कल स्टॉक ये सस्टेन भी करते हुए नजर आया था, तो ये काफी पॉजिटिव है। एंड इनफैक्ट हम पूरे ऑटो स्पेस में हमने देखा है कि ये एक ऐसा काउंटर रहा है जो पिछले लगातार 9 महीनों से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आया है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है और कंटिन्यू होते हुए दिखेगी नेक्स्ट 198 तक के टारगेट्स के लिए, और 186 के एक स्टॉप लॉस को हम लगाए रखेंगे। ऑल राइट, तो चलिए अशोक लेलैंड कल यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक अच्छी तेज़ी देखी थी और साथ ही जो है आज फिर से शिवांगी का भरोसा इस काउंटर पे कायम है, इस पर ज़रूर नज़र रखेंगे। पर साथ ही साथ एक बार क्विकली ABSL AMC पर प्रदीप आप अपनी राय दे दीजिए यहाँ पर, क्योंकि लारा का अपग्रेड आया है, 980 के टारगेट्स बता रहे हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC यहाँ पर कोई व्यू प्रदीप? देखिए जिस तरीके का चार्ट है मुझे लगता है कि एक बार हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट एक टॉप बना के नीचे आ रहा है। ऑलमोस्ट बाई करने का सलाह रहेगा 760 एंड 750 इस रेंज पे आता है, तो एक बार एक्यूमुलेशन करने का सलाह रहेगा। उसके इसमें स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 713 के आसपास, आप मेंटेन कीजिए। अगेन आपको 840 850 के आसपास टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। ऊपर से थोड़ा बहुत प्रेशर, थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो रहा है। आई डोंट थिंक जब तक ये ऑलमोस्ट फ्रेश 880 के ऊपर क्लोजिंग देगा ना, न्यू बाइंग यहाँ पे नहीं आएंगे, और मार्केट का एनवायरनमेंट भी उतना बढ़िया है नहीं, सो एक बार वेट करने का सलाह रहेगा। ऑल राइट, तो चलिए ABSL AMC यहाँ पर ज़रूर नज़र रखेंगे। रेटिंग अपग्रेड आया है और 980 के टारगेट सुझा रहे हैं। देखिए अभी मौजूदा स्तरों से भी देखें तो 200 रुपये की अपसाइड, यानी 20% से भी ज़्यादा का एक अप मूव जो है वो ज़रूर देख रहे हैं। बट एक और काउंटर जिस पे आज फोकस रहेगा वो है IIFL फाइनेंस, क्योंकि यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने भरोसा जताया है, 720 के टारगेट्स दे रहे हैं। और जो कल पूरी उनका मामला चल रहा था, जिस तरीके से IT ऑडिट हुआ है, अर्निंग्स को इम्पैक्ट हो सकता है, मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। रचित बहुत क्विकली IIFL फाइनेंस कौन से लेवल्स ध्यान में रखें, क्या यहाँ बाय करना चाहिए? देखिए क्लियर केस है, बाय तो मैं आपको अवॉइड ही बोलूंगा। अभी जिस तरीके से ये बिहेव कर रहा है, फर्दर डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है, कहीं ना कहीं 488 लेवल्स तक आता हुआ दिखेगा, और वहां पे अगर सपोर्ट लेता है तो एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है। टिल द टाइम दैट लेवल इज नॉट अप्रोच्ड, फॉर द टाइम बीइंग स्टे अवे।
तो चलिए आईएफएल फाइनेंस यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसको अवॉइड करके ही चले, ये रहा फ़िलहाल आती हुई। पर चलिए अब कुछ ही सेकंड रह गए हैं आज मार्केट की शुरुआत होने में और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आज मार्केट के मूव को वॉच आउट करना, क्योंकि कल 2 दिन की जो हमने तेज़ी या रिकवरी देखी है मार्केट में, आज वो कितनी सस्टेन होती है उसका कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि आज ग्लोबल हैंडओवर डिसेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं। साथ ही साथ निफ्टी की बात करें तो 25,300 के ऊपर की ओपनिंग हो रही है, कितना हम टिका पाते हैं इन लेवल्स को ये देखना इंटरेस्टिंग है। और निफ्टी बैंक किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कई सारे काउंटर्स नतीजों के लिहाज से फोकस में रहेंगे, मेटल काउंटर्स पे हमारी नज़र है और साथ ही साथ आईटी पैक में दिखेगा दमदार एक्शन। तो हो जाइए तैयार मार्केट की शुरुआत के लिए और साथ ही ये भी देखेंगे कि इंडिया विक्स किस तरीके से नरम होता हुआ नजर आता है, क्योंकि अगर वो और नरम हुआ तो बुल्स को थोड़ा सा और पुश ज़रूर मिल सकता है। तो चलिए मार्केट की हो गई है शुरुआत और अभी फिलहाल देखें तो 25,300 के ऊपर फिलहाल निफ्टी की ओपनिंग होते हुए और निफ्टी बैंक 150 अंकों की तेजी दिखा रहा है, लगभग सपाट फिलहाल अभी निफ्टी 50, डॉक्टर रेड्डीज, विप्रो, हिंडाल्को ये कुछ बने हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स। और इंटरग्लोब एविएशन 3% कमज़ोर फिलहाल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है नतीजे ठीक आए थे बट वन ऑफ जो है वो काफ़ी देखने को मिले और इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर 3% कमज़ोर ज़रूर है। अदानी एंटरप्राइज ये काउंटर भी कमज़ोर होता हुआ लगभग यहाँ पर 1.5% की गिरावट है। ओएनजीसी, अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर कुछ और काउंटर्स हैं जो कि प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहे हैं। साथ ही साथ एक बार ब्रॉडर मार्केट के स्पेस से भी देखते हैं कि कौन से काउंटर्स हैं जिनमें आज अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है और खास तौर से एफएनओ के काउंटर्स पर नज़र ज़रूर रहेगी। उसमें देखें तो आईएफएल फाइनेंस हम इसकी चर्चा कर ही रहे थे, 3% तक का मूव यहाँ पर आप देखेंगे। चांदी में धुआंधार तेजी, 3% का मूव आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ एम्फेसिस नतीजे अच्छे थे, हमने हाईलाइट भी किया था, 2% से ज़्यादा की बढ़त आप एम्फेसिस में देखेंगे। मेटल्स की चाल जो है वो काफ़ी अच्छी है, हिंदुस्तान कॉपर 2% मजबूत होता हुआ दिख रहा है, साथ ही वेदांता में 1% की तेज़ी है, तो इन काउंटर्स को ध्यान में ज़रूर रखें। बट गिरने वाले शेयर्स में इंटरग्लोब एविएशन तो 3% कमज़ोर है ही, पर सिंजीन यहाँ पे 4% लुढ़कता हुआ ज़रूर नज़र आया है, क्योंकि नतीजे कुछ खास नहीं थे। साथ ही साथ फीनिक्स मिल्स ये लगभग 1.5% गिरावट का शिकार फिलहाल हो रहा है और बैंक ऑफ इंडिया हाल फिलहाल की तेज़ी के बाद जो है थोड़ा सा नरम हो रहा है, 0.25% की यहाँ पर गिरावट। साइंट के नंबर्स जो हैं वो ठीक ठाक थे, साथ ही यहाँ पर 1% की फिलहाल गिरावट है, देखते हैं स्टॉक रिकवर करता है या नहीं। पर कल का वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर्स अदानी एंटरप्राइज 1% यहाँ पर आज गिरावट हम देख पा रहे हैं। मार्केट ने अपनी शुरुआती तेज़ी पूरी तरीके से गंवा दी है। आप देखिए निफ्टी 50 जो है अब लाल निशान में 20 अंकों की कमज़ोरी दिखा रहा है और साथ ही निफ्टी बैंक भी जो है कहीं ना कहीं फिलहाल सपाट होता हुआ। इंटरग्लोब एविएशन ऊपरी स्तरों निचले स्तरों से थोड़ा रिकवर ज़रूर किया है, जहां पर 3% की गिरावट थी, अब जो है वो 1.5% की ही गिरावट रह गई है। और साथ ही आप देखेंगे तो इसी के साथ जो है बाकी अन्य काउंटर्स, एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी नज़र डालते हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्पिरिट्स में आदर पूनावाला ने ज़रूर बोला है कि किस तरीके से जो है वो आरसीबी के लिए बोली लगाते हुए दिखेंगे। एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, क्योंकि डियागो का यहाँ पर एक्सपोजर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 0.5% की तेज़ी है। तो मार्केट्स की शुरुआत इतनी भी कुछ खास नहीं हुई है, क्योंकि ऊपरी स्तरों से हमने गिरावट ज़रूर देखी है। साथ ही साथ कुछ फार्मा काउंटर्स, कुछ आईटी काउंटर्स और कुछ चुनिंदा आप देख सकते हैं बैंकिंग काउंटर्स, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी ये 0.5% की तेज़ी दिखा रहे हैं। इन सभी में जो है आपको फिलहाल दिख रहा है एक्शन। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे एक्सपर्ट से लेते हैं उनकी कॉल्स लेना। बिल्कुल। सो मार्केट खुलने के तुरंत बाद ये ज़रूरी है कि आपको एक्शन पूरा मिले शेयरों के हिसाब से। तो सबसे पहले हमारे पहले मेहमान प्रदीप हल्दर के पास चलते हैं। प्रदीप, मार्केट खुलने के बाद आपकी नज़र कहाँ है? कोई मौके आपने निकाले खोज के अभी तक? एपेलो ट्यूब्स करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। इसमें बहुत टाइम बाद एक कंसोलिडेशन जो रेंज के अंदर फंसा हुआ था उसके ऊपर ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय कीजिए। 20
2090, उसके बाद 2150, 2090, 2150 दोनों टारगेट के लिए करेंट जोन से बाय करना चाहिए। और एक बार आपको 2000 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, 2000 के आसपास एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बाय कीजिए। आज कल परसों 2 से 3 दिन में ये टारगेट आना चाहिए, करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। डेली, वीकली एंड मंथली तीनों टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आया है। इनफैक्ट 20, 50, 100 मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर भी सस्टेन हो रहा है। तो बहुत डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी यहाँ पे आ रहा है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करना चाहिए। बिल्कुल। तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स पर राय है 2090 के टारगेट, पहले टारगेट दिए हैं प्रदीप जी ने। स्टॉप लॉस आपने क्या बताया, एक बार फिर से बताएंगे? एक बार 2000 पे मेंटेन करना है, 2000 पे स्टॉप लॉस 2000 मेंटेन पे करना है। stop loss। सेकंड टारगेट 2150 रहेगा। ओके, दूसरा टारगेट 2150 का रहेगा और आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2000 रुपए पर। चलिए अंशुल जी के पास चलते हैं। अंशुल जी, आपने मार्केट ओपनिंग के बाद कहाँ मौके तलाशे हैं? विकास जी, पहले तीन अपडेट दे दूं। बैंक निफ्टी कल 59,050 का जो बीटीएसटी था, 59,400 का टारगेट अचीव हुआ है, तो उसमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। कल सुबह एचसीएल टेक बाइंग दिया था 1695 पे, आज 1717 का हाई बना है, तो वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ओपनिंग कॉल में स्नाइडर दिया था 622 में, यहाँ पे भी 635 तक का हाई बना है, तो यहाँ भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और मेटल काउंटर्स में तेजी आ रही है, तो मेटल काउंटर्स में बाइंग करना चाहिए। जिंदल स्टील 1082 पे बाई करना चाहिए। आज का लो स्टॉप लॉस रहेगा 1076 का लो है, 1070 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 1082 में बाई करना है, 1120 का टारगेट रहेगा। स्टील, जिंदल स्टील का शेयर इन्होंने चुना है 1070 के आसपास। आपको जो है वो इस शेयर को स्टॉप लॉस रखना है और बाय करना है। 1120 का टारगेट जो है वो देख रहे हैं अंशुल जी। अंशुल जी, आपने स्नाइडर की बात की, स्नाइडर में आपने टारगेट 652 का भी दिया था, क्या उस टारगेट के लिए रुकना नहीं है? सर, रिस्क फ्री हो जाना ज्यादा बेहतर है। मार्केट में वैसे भी डाउनसाइड प्रेशर बन रहा है, तो बेटर है कि एक बार या तो 50% बुक करके रिस्क फ्री हो लीजिए और बाकी आधे के लिए टारगेट के लिए वेट कीजिए, या बेटर है बुक करके नए मिडिल काउंटर्स में रैली आ रही है तो वहां शिफ्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल फेयर इनफ। चलिए एक काम करते हैं, रचित के पास चलते हैं। रचित, आपने मार्केट ओपनिंग के बाद कौन से मौके तलाशे हैं? देखिए विकास, जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है और जिस तरीके से मैं मार्केट देख पा रहा हूं, अभी आई वुड रादर प्रेफर स्टेइंग अवे और बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट पोजीशन कर रहा है, एक प्रोबेबिलिटी बन रही है कि हम आज 25,150 के लेवल्स को भी ब्रीच करके बंद हो। तो अभी फॉर द टाइम भी स्टे, जो कॉल्स हमने दी है उसमें स्टॉप लॉस आप बहुत क्लोजली मॉनिटर करें प्लीज। ओके, बिल्कुल। चलिए शिवांगी के पास चलते हैं। शिवांगी मोतीलाल ओसवाल से जुड़ी हैं हमारे साथ। शिवांगी, आपने मार्केट ओपनिंग के बाद कहां पर मौके तलाशे हैं, क्या पिक्स आप सजेस्ट करेंगी हमारे व्यूअर्स को? जी मैंने चुना है वेदांता। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है एंड लगातार पिछले 4 महीनों से ये काउंटर जो है आउट परफॉर्म किया है। मार्केट के वीकनेस के बावजूद हम देख रहे हैं कि ये अपने एक नए हाई टेरिटरी में कामकाज करते हुए नजर आ रहा है और एक पुल इन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है डेली फ्रेम में। तो ये एक अच्छी काउंटर है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और ब्रेकआउट के बाद हम एक्सपेक्ट करें कि 710 तक के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख सकते हैं, तो वहां तक खरीदारी करें 680 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ऑल राइट, तो चलिए वेदांता यहाँ पर रखेंगे नज़र और कुछ काउंटर्स जो है वो ज़रूर एक अच्छा मूव दिखा रहे हैं। मेटल पैक की रैली जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, बट एक बार जो है डॉक्टर रेड्डीज़ पर भी नज़र डाल लेते हैं। डॉक्टर रेड्डीज़ यहाँ पर जो है बहुत तगड़े मूव्स, कल भी हमने देखा था कि स्टॉक नतीजों का रिएक्शन देता हुआ निफ्टी का टॉप गेनर बना था, 3-4% की बढ़ती और आज फिर से लगभग 2% का उछाल है। एक बार प्रदीप जी, आपका व्यू डॉक्टर रेड्डीज़ पे, कहाँ तक जा सकता है ये काउंटर? मुझे लगता है कि जिस तरीके का मूव यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, 1290 1290 जाने के लिए रेडी हो रहा है। इनफैक्ट एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए ऑलमोस्ट 1220 पे, 1220 पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 1290 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। ऑल राइट, तो चलिए यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज़ नज़र ज़रूर रखेंगे। पर इसी के साथ रचित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला, ढेर सारे काउंटर्स पर हमसे चर्चा भी की, मैनी थैंक्स। पर नरेंद्र जी, आईटी काउंटर्स में एक बहुत अच्छा कमबैक है
कैसे देखा जाए इसे, क्योंकि हाल फिलहाल आईटी काउंटर्स के अर्निंग्स जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं देखने को मिले, क्योंकि हम देखिए इन्फोसिस ने तो थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया, हम जानते हैं विप्रो का क्या हाल हुआ था, कोफोर्ज की हमने बात की, एम्फेसिस के नंबर्स अच्छे थे, तो मिला जुला हम देखेंगे कि नतीजों का स्कोर कार्ड रहा है। बट क्या आपका व्यू क्या है यहाँ पे, और आपके टॉप पिक्स कौन से हैं? जी बिल्कुल, जहाँ तक आईटी सेक्टर की बात है तो ये वाले जो नतीजे थे यहाँ पे, हालांकि तो क्वार्टरली जनरली थोड़ा सा म्यूटेड ही रहता है, लेकिन जो डाइवर्जेंस हमें देखने को मिला डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के नतीजों में, वो बिल्कुल रहा है इस क्वार्टर में। लेकिन जो ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो जो डाउनसाइड है, जो हमें फिलहाल एकदम लिमिटेड लगती है, और यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप बैठ लेंगे तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा यहाँ पे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले जो क्वार्टर्स है वहाँ पे एग्जीक्यूशन की जो पेस है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए हमें दिख रही है। और ऑर्डर बुक्स भी अगर आप देखें सेक्टर लेवल पे तो ऑर्डर बुक्स कंटिन्यू कर रही है, काफी स्ट्रांग है कंपनीज की। बस थोड़ा सा एक जो विजिबिलिटी है नियर टर्म में वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, तो एटमोस्ट 1 से 2 क्वार्टर में ये हमें हटती हुई दिख रही है, और यहाँ से लिमिटेड डाउनसाइड के साथ मीडियम टू लॉन्ग टर्म काफी अच्छी अपसाइड हमें सेक्टर में देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे अगर आप टॉप पिक्स की बात देखें तो फिलहाल जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम है, और उसमें अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो वो भी काफी अच्छा रिजल्ट आया है कंपनी का क्वार्टरली। प्लस इसमें अगर आप एआई लेड एग्जीक्यूशन देखेंगे तो जो परसिस्टेंट है वो लीड कर रहा है इंडिया के अंदर, जो एआई लेड एग्जीक्यूशन का जो स्पेस है वहां पे। तो पूरे सेक्टर में जो एआई के स्पेस में जो कंपनी लीड कर रहा है वो परसिस्टेंट सिस्टम्स है। और मैनेजमेंट का जो टारगेट है वो भी $2 बिलियन रेवेन्यू अचीव करने का है FY 27 तक, और 5 बिलियन अचीव करना है FY 31 तक। तो ये काफी ग्रोथ हमें लॉन्ग टर्म तक अच्छी रहने की उम्मीद है। तो परसिस्टेंट सिस्टम हमारा टॉपिक है, और टारगेट है 7587। बिल्कुल, तो परसिस्टेंट सिस्टम जो है वो आपका टॉप पिक है। नरेंद्र जी ने एक और पिक अभी दी थी हिंडाल्को पर, उन्होंने मेटल में कहा था कि हिंडाल्को उनकी टॉप पिक है, और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में टॉप गेनर है हिंडाल्को। एक काम करते हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस भी ले लेते हैं, अंशुल जी के पास चलते हैं। अंशुल जी, क्या लग रहा है हिंडाल्को आपको चार्ट्स पर? नरेंद्र जी ने फंडामेंटली तो बहुत अच्छी और बहुत बुलिश राय दी। देखिए, मैं नरेंद्र जी के साथ जाना चाहूंगा। अभी जैसे हिंडाल्को में हमारा डिस्कशन हुआ था कि 1,000 रुपए तक ऊपर में जा सकता है, अगर 949 का ब्रेकआउट लेता है तो 949 का बढ़िया ब्रेकआउट बना है, 1,000 रुपए तक जा सकता है। और ओपनिंग ट्रेड का अपडेट दे दूं विकास जी, 1082 पे अपन ने जिंदल स्टील बाई किया था, अभी 1096.6 का हाई बना है। एकदम फटाफट 5 मिनट में लगभग 12-13 रुपए बन रहा है, 1% ऊपर की प्रॉफिट है। अगर चाहे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिर कोई नया ट्रेड बनेगा तो हम रिकमेंड कर देंगे। तो जिंदल स्टील लगभग 15 रुपए बढ़ गया है, 14 रुपए, प्रॉफिट बुक करना चाहें तो बुक कर सकते हैं ओपनिंग ट्रेड में। तो जिंदल स्टील पर ये राय है अंशुल जी की कि अगर आप फिलहाल प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि एक ठीक ठाक प्रॉफिट बन गया है। कोई और ट्रेड होगा तो वो सजेस्ट कर देंगे दोबारा। ऑटो सेक्टर की तरफ चलते हैं। आज ठीक ठाक एक्शन हो रहा है वहाँ पे भी। अगर आप देखेंगे तो टॉप गेनर्स में जो है वो मारुति, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटो, हीरो मोटो, जितने भी बड़ी कंपनियां हैं वो गेनर्स में ही हैं। आज बहुत बहुत ज़्यादा तो नहीं, ऑफकोर्स तेजी आधे 1% की तेजी है, लेकिन यहाँ क्या मौके बन सकते हैं? शिवांगी से पूछते हैं। शिवांगी, क्या ऑटो सेक्टर में कोई शेयर आपकी नज़र पर, क्या आपके रडार पर आ रहा है? जी बिल्कुल, ऑटो सेक्टर में सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा जो था, जो हमने जिक्र किया सुबह, वो था अशोक लीलैंड पर। यहाँ पे हमने देखा है कि लंबे 14 दिनों के कंसोलिडेटिव बैंड के बाद ये स्टॉक निकलते हुए नजर आया है, और पिछले 2 दिनों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक रही है। बाइंग बहुत ही स्ट्रांगली विजिबल है 175 के सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में। और वीकली बेसिस पे भी हम देख रहे हैं कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है। ऑफ कोर्स आज के सेशन से चार्ट बनेगा, बट ओवरऑल पिछले लगातार 9 महीनों से कंसिस्टेंटली यहाँ पे स्ट्रेंथ है, और ऐसे बाजार में भी हम देख रहे हैं कि ये काफी अच्छी तरह से होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली खरीदारी के मौके ढूंढे जाए। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो लगभग हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 198 तक के लिए हम इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे। स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करे आगे की तरफ, 190 के लेवल्स को हम ध्यान रखें। चलिए, अशोक लेलैंड यहाँ पर फिर से एक बार शिवांगी अपनी कॉल रीट करती हुई, यहाँ पर देखिए खुलने के बाद ही 2% की तेज़ी फिर से आज आप देख सकते हैं, 198 के आपके यहाँ पे लेवल सुझा रही हैं।
साथ ही साथ आज वोल्टास में एक बार इंटरेस्टिंग मूव है। वोल्टास के चार्ट्स को एक बार पुल अप करेंगे क्योंकि 5% की तेज़ी है वोल्टास में। कोई खबर ऐसी आई नहीं है कि 5% का मूव हो और खुलते से ही देखिए आप एकाएक किस तरीके से तेज़ी पकड़ रहा है वोल्टास का शेयर। एक बार अंशुल जी आपकी राय वोल्टास पे कैसे देख रहे हैं आप इसको? एक बार इस पे भी व्यू दीजिए और लगे हाथ एक बार हैवल्स पे भी अपना व्यू बता दीजिए क्योंकि एक बीटन डाउन नेम ये भी है। देखिए, गर्मी की थीम वर्टिकली दोनों इस सीजन में फेल हुई है और स्टॉक्स में लगभग 40 से 50% की डाउनसाइड बनी है। तो अब यहाँ पे बेयर ट्रैप फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। हेवेल्स में तो कोई खास फॉर्मेशन नहीं है, एक हल्का सा बाउंस बैक 1360 तक आ सकता है, बट इस बाउंस बैक में किसी भी तरह के लॉन्ग पार्टिसिपेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। वोल्टास में जरूर एक बेयर ट्रैप की फॉर्मेशन हुई है। वीकली पे स्विंग लो था 1288, उसको स्वीप करके आज ओपन लो के साथ चला है। तो 50 डे मूविंग एवरेज 1390 पे है, यहां तक बाउंस बैक आ सकता है और अगर 1390 के ऊपर निकला तो ये शॉर्ट कवरिंग 1470 तक भी जा सकती है। तो आउट ऑफ द टू वोल्टास ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैप हुए हैं तो शॉर्ट कवरिंग में 50 डे मूविंग एवरेज 1390 वो निकलता है तो स्विंग हाई 1470, ये दो टारगेट मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए वोल्टास और हैवल्स दोनों पे ही एक बार व्यू, बट बैंकिंग काउंटर्स में भी देखिए एक अच्छी तेज़ी और धीरे धीरे करके ही सही मार्केट्स थोड़ा सा फिर से मोमेंटम ज़रूर पकड़ रहे हैं। आज फिर से मेटल काउंटर्स चमकते हुए दिख रहे हैं। हमने लगातार कई सारे काउंटर्स पे चर्चा भी की है हमारे एक्सपर्ट से, एल्यूमिनियम काउंटर्स पे उनसे राय समझी। साथ ही देखिए जिस तरीके की चांदी की रैली है, हिंदुस्तान जिंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब हिंदुस्तान जिंक को एक बार देखते हैं। आई थिंक इसने एक की लेवल 700 के लेवल को जो है पार किया है। 5% की तेज़ी चांदी के मूव्स को ठीक तरीके से मिरर कर रहा है। कल चांदी में ओवरनाइट 4 से 5% का मूव आया था और हिंदुस्तान जिंक 5% से ज़्यादा का उछाल 703 के लेवल्स दिखा रहा है। अब ऐसे जो लेवल्स होते हैं कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। पिछले 3-4 दिनों में इन्हीं लेवल से पलटी मार रहा था, बट आज उनको क्लियर करता हुआ दिख रहा है फिलहाल हिंदुस्तान जिंक का काउंटर। आज फिर से जो है हम फार्मा काउंटर्स में अच्छा मूव देख रहे हैं और मुझे एक बार सिप्ला पर भी राय चाहिए। सिप्ला पे एक बार शिवांगी आप ही राय दीजिए। नतीजे आने वाले हैं, जिस तरीके का सरप्राइज डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स को मिला है या फिर स्टॉक को मिला है, नतीजे ठीक ठाक थे, अच्छे ही माने जाएंगे, बट स्टॉक ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया क्योंकि बीटन डाउन नेम था। सिप्ला नतीजों से पहले किस तरीके से आप इसका डेटा बिल्डअप देख रही हैं? जी, सिप्ला की अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो टेक्निकली हमने एक मंथली बेसिस पे ब्रेकडाउन देखा है स्टॉक में। आज हम भले ही थोड़े बहुत अटेम्प्ट्स ऑफ रिकवरी ज़रूर देख रहे हैं, बट स्टॉक जो है वो काफ़ी लोअर ट्रेड कर रहा है अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के भी। तो यहाँ पे वीकनेस जो है वो थोड़ी और पर्सिस्ट हो सकती है इन टर्म्स ऑफ कंसोलिडेशन। बेस फॉर्मेशन ज़रूर हो गया है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 1350 का एक इम्पॉर्टेंट बेस है यहाँ पे, उसको रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक, जो इमीडिएट बेसिस पे पहले भी किया था। बट ऑफ कोर्स 1360 के हम स्टॉप लॉस को हम यहाँ पे मेंटेन करें, जो कि इसका रीसेंट लो भी है, और अपसाइड जो है वो कैप नजर आ रहा है, बट 1420 तक के लेवल्स हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि इसका इमीडिएट जहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लस्टर जोन्स बना हुआ है। बिल्कुल, तो ये सलाह आपको दी गई है। एक और शेयर पे फोकस करते हैं। सोलर सेक्टर से रिलेटेड शेयर है, प्रीमियर एनर्जीज का शेयर है। आज 3% के आसपास की गिरावट शेयर में देखने को मिल रही है और ये शेयर आज 52 वीक लो के पास है। अपने 52 वीक लो इसने बनाया है 702 का और आज ही के सत्र में ये 702 का लो बनाया। प्रदीप से एक बार सलाह लेते हैं। प्रदीप जी, क्या सलाह आपकी बनती है? प्रीमियर एनर्जीज पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में ये शेयर 18-19% के आसपास करेक्ट हो चुका है। देखिए, जो प्रोमिनेंट मूविंग एवरेज होता है उसके नीचे ऑलमोस्ट 50 120 मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन हो रहा है। इनफैक्ट मैकडी भी इसका नेगेटिव ही है, लगातार एक सेलिंग प्रेशर। इनफैक्ट ब्रेकडाउन भी आ गया था ऑलमोस्ट 780 800 से, प्लस जो रेसिस्टेंस था। जिस तरीके से नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि एक बार अवॉइड करना चाहिए। जब तक स्टॉक अगेन 840 850 इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे ना, इसमें कुछ भी मूव, मुझे लगता है कि डेड कैट बाउंस नॉर्मली आ सकता है। हो सकता है नेक्स्ट 2 से 3 दिन बाद एक बार डेड कैट बाउंस आ जाए, लेकिन ट्रैप में फंसना नहीं है, अवॉइड करना है आपको। अगर आपके पास है पोजीशंस तो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा।
बिल्कुल, तो अगर पोजीशंस हैं तो एग्जिट करने की सलाह है प्रदीप की तरफ से। एक और शेयर है जो 52 वीक लो के आसपास चला गया है, वो है जस्ट डायल का शेयर। शिवांगी, आपसे सलाह लेना चाहेंगे जस्ट डायल में क्या करना चाहिए लोगों को? आज करीब 1.25% के आसपास की गिरावट इस शेयर में देखने को मिल रही है आज के कारोबार में, और पिछला अगर रिटर्न भी हम देखें तो कुछ खास नहीं रहा है। 3 महीने में 12-13% नेगेटिव, 1 महीने में 8% नेगेटिव रिटर्न दिया है इस शेयर ने। इस स्टॉक में हमने देखा है इस हफ्ते ही 5% से ज्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल भी ये स्टॉक लगातार कंसिस्टेंटली एक डाउन ट्रेंड में रहा है। इनफैक्ट हमने देखा है कि लगातार 15 महीनों से इस स्टॉक में परसिस्टेंट वीकनेस देखने को मिली है। तो डेफिनेटली स्टॉक एक कैपिटल इरोडर रहा है एंड यहाँ पे तो अवॉइड की ही सलाह रहेगी। बॉटम फिशिंग ना करे बिकॉज इमीडिएट सपोर्ट भी तोड़ते हुए दिखा है ये 700 के लेवल्स का। एंड हम एक्सपेक्ट करें कि थोड़ी और यहाँ पे वीकनेस जो है परसिस्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे फॉलो अप बाइंग बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। तो जब तक यहाँ पे एक स्टेबलाइज नहीं होती है स्टॉक, तो वहाँ पे अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर रखेंगे नज़र। जस्ट डायल फिलहाल 1% की गिरावट ज़रूर है। एक बार APL अपोलो पर भी व्यू लेते हैं। आई थिंक इसमें प्रदीप की कॉल थी और यहाँ पर कंपनी ने गाइडेंस बढ़ाया है। इसके चलते आप देख सकते हैं किस तरीके की ज़बरदस्त तेज़ी आप इस काउंटर में देखेंगे, रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर फिलहाल आता हुआ। पर कल जो है कई सारे हमारे एक्सपर्ट्स जो FMCG पैक है उस पर अपना पॉजिटिव व्यू देख रहे थे। क्लोजिंग शो के दौरान डाबर, मैरिको, ये तमाम काउंटर्स ज़रूर थे। और आज मैं फिर से देख रही हूँ टाटा कंज्यूमर्स निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। क्या अंशुल जी कोई ऐसा काउंटर है जो FMCG पैक से आपको फिलहाल पसंद आ रहा हो? देखिए शशि जी, एक अपडेट दे दूं। कल BTST हमने दिया था बजाज ऑटो 9360 पे, वहां से लगभग 60 रुपए बढ़ गया है। तो इस स्टॉक में BTST प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 9420 के ऊपर के हाइस बन चुके हैं, तो इसमें एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दूसरा, FMCG काउंटर्स मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है और लगभग ये 6 महीने से ट्रेंड बना हुआ है। FMCG इंडेक्स पे 54,000 का ब्रेकडाउन आया है, जिसका टारगेट 50,199 का है। जब इंडेक्स में यहाँ से लगभग 5 से 8% की डाउनसाइड दिख रही है, तो स्टॉक्स में हियर एंड देयर बाउंस बैक जरूर आ सकते हैं, बट वो बाउंस बैक सेल ऑन रैलीज के ही रहेंगे। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मेरा है नहीं FMCG काउंटर्स में। रिलेटिवली ऑटोज और मेटल ज्यादा स्ट्रांग है, तो अगर लॉन्ग साइड प्लेस देखना है तो ऑटो और मेटल्स में देख लेना चाहिए। FMCG इंडेक्स 50,199 का टारगेट दिख रहा है, तो इन स्टॉक से एटलीस्ट ऑन द लॉन्ग साइड दूर रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ FMCG काउंटर से थोड़ा दूर ही रहे, ये फिलहाल राय आती हुई अंशुल की तरफ से। और साथ ही मेटल्स और ऑटोज़ वो ऐसे खेमे हैं जहाँ पर आप रख सकते हैं नज़र। पर चलिए अब हमारे एक और एक्सपर्ट और पैनलिस्ट को जोड़ लेते हैं। रोज़ की तरह हमारे साथ अब कुणाल बोथरा भी मौजूद हैं। कुणाल, तो क्या लग रहा है मार्केट 2 दिन की एक अच्छी तेज़ी, आज कंसोलिडेशन का दिन मानेंगे? क्योंकि वीकेंड के लिए भी तो तैयार होना है हमें। लॉन्ग वीकेंड तो बट आई थिंक कल की मूव के बाद में इतना तो एकदम सर्टन लग रहा था कि मार्केट्स में प्रेशर अभी भी है, बायर्स अभी भी स्ट्रांग नहीं हो रहे। बट हाँ, सेलर्स में फर्स्ट टाइम हमने देखा कि थोड़ा सा आई थिंक एक विथड्रॉल सिम्टम्स वापस आए, बिकॉज हमने देखा कि लोअर साइड से मार्केट्स ने एक अच्छा उछाल दिया। 25,170 के आसपास हमने कल टेस्ट किया था स्पॉट लेवल्स पर, और हायर साइड पे 25,450 के आसपास हमने टेस्ट किया था स्पॉट लेवल्स पर निफ्टी पे। तो मेरा मानना है कि ये एक 300 पॉइंट 350 पॉइंट की एक रेंज होगी जो इंडेक्स पे शायद आने वाले एक्सपायरी तक जो ट्यूसडे को है आई थिंक वो मेंटेन रहेगी। तो मेरा मानना है कि आई थिंक इंडेक्स ट्रेडर्स को यहाँ से फ्लैटिश मूव्स एक्सपेक्ट करना चाहिए, अनलेस कोई डेटा पॉइंट्स चेंज हो जाए वीकेंड पे। तब मुझे लग रहा है कि शायद वही एक जोन होगा जहाँ पे हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी पर। अगर सेक्टर स्पेसिफिक भी बात करें तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे सेक्टर थीम्स जो है, जो पुराने सेक्टर्स थे वो वापस से रिवाइवल पे आ रहे हैं। बैंकिंग स्टॉक्स में एक ब्रॉडर अच्छा मूव आया है। PSU बैंकिंग स्टॉक्स में हम ब्रेकआउट देख रहे हैं। FMCG स्टॉक्स में रिवाइवल है। IT स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा आई थिंक एक स्टेबलाइजेशन फेज वापस आ गया है। और मेटल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंट अपसाइड है। नाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जिंदाल स्टील, हिंदुस्तान जिंक एक्सेट्रा। सो ये काफ़ी सारे थीम्स हैं जो अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि मार्केट की जो टेक्सचर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी जो हमने लास्ट कुछ एक हफ्ते पहले देखी थी। बट हाँ, जो लेवल्स है वो डाउन साइड पे चेंज हो गए हैं। अब हम 25,000 और 25,500 का एक ब्रॉड रेंज दिख रहे हैं, जो शो हो सकता है कि हम फेब सीरीज जब स्टार्ट करें
तब ये रेंज भी शायद परसिस्ट रह सकती है इंडेक्स के लिए। बिल्कुल, तो ये तो इंडेक्स पर आपकी सलाह हो गई। कुछ पिक्स आप लेकर निश्चित तौर पे आए हैं कुणाल जी स्टूडियो में। जी हाँ, तो यहाँ पे मैं कुछ एक बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। इनफैक्ट एशियन पेंट्स मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत इंटरेस्टिंग बेट बन सकता है करंट लेवल से। 2700 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडिकेटर्स थोड़े से ओवर सोल्ड हो चुके हैं एशियन पेंट्स में। स्टॉक अपने मिड पॉइंट पे आ गया है 50 एंड 200 मूविंग एवरेज के बीच में, और वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं कि लास्ट 2 या 3 दिन में इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये इंडिकेशन है कि शायद बाइंग वापस आ रही है स्टॉक प्राइसेस में। 2700 का यहाँ पे स्टॉप लॉस पे सजेस्ट करूंगा एशियन पेंट्स पे। थोड़ा सा स्विंग ट्रेड या पोजिशनल टाइम फ्रेम रहेगा 5 से 7 दिनों का लगभग। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा हायर साइड पे 2820 का टारगेट एशियन पेंट्स पर। सेकंड बाय कॉल रहेगा बजाज फाइनेंस पे, जो एक इंटरेस्टिंग पिक बन सकता है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि स्टॉक पे ज़्यादा सेलिंग नहीं आई है अपनी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे जाकर। 950 का एक माइनर हर्डल पॉइंट है। मेरा मानना है कि अगर ये 950 के लेवल्स को स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस कर जाए तो एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न या ब्रेकआउट पैटर्न बन सकता है बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पे मैं बाय सजेस्ट करूंगा इन दी एंटिसिपेशन कि स्टॉक 950 के लेवल्स को क्रॉस कर जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे। यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं 980 का, स्टॉप लॉस 935। बिल्कुल, 935 का स्टॉप लॉस आप लगाइए और 980 का आप टारगेट यहाँ रख सकते हैं बजाज फाइनेंस के ऊपर। और एशियन पेंट के ऊपर भी आपको सलाह दी गई कि एशियन पेंट जो है वो आपको 2820 का टारगेट रखना है, 2700 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इस वक्त जो प्राइस है वो 2738 का 1% के आसपास की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। कुणाल जी बहुत शुक्रिया इन दोनों पिक्स के लिए और मार्केट पर आपकी स्ट्रैटेजी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शेयर जो कल तेजी दिखा रहा था बैंक ऑफ इंडिया का, आज 1.5% के आसपास की कमजोरी है। नतीजे अच्छे आए थे, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी थी, गाइडेंस अच्छे थे, और लेकिन आज कमजोरी 1.5% के आसपास की हो सकता है सिर्फ मुनाफा वसूली हो। लेकिन एक काम करते हैं, चार्ट पर चेक करा लेते हैं। शिवांगी, आपके पास आना चाहूंगा। बैंक ऑफ इंडिया को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्या होल्ड करना चाहिए अगर किसी ने लिया है कल परसों में? तो बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, देखिए पहले बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है और ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू भी होते हुए दिख रही है। बैंक ऑफ इंडिया में हमने देखा है कि लगातार स्ट्रेंथ जो है पिछले 4 हफ्तों से काफी कंसिस्टेंटली नजर आई है। ऑफ कोर्स हाल ही में हमने देखा है कि कल के एक अच्छे मूव के बाद आज थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में सपोर्ट लेवल्स इंटैक्ट है एंड मेरी राय रहेगी कि हम बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं। नेक्स्ट जो टारगेट्स है ऑफ कोर्स ट्रेल करते रहे हैं आगे की तरफ, और 160 7 तक के लेवल्स यहाँ पे बनते हुए दिख सकते हैं। 167 168 जो कि इसका रीसेंट हाई है, एंड 161 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें जो कि इसका प्रीवियस डे का लो भी है। तो ये एक अच्छे लेवल्स को ध्यान रखते हुए हम इस ट्रेड में बने। तो चलिए बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर रखते हैं नज़र, पर इस बीच हल्की रिकवरी के अटेम्प्ट मार्केट में ज़रूर जारी हैं और हम भी लगातार जो है इनको हाईलाइट कर रहे हैं। कुछ एक डिफेंसिव ज़रूर जो है पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। अभी एशियन पेंट्स की कुणाल ने चर्चा की, हम हाईलाइट कर ही रहे हैं कैसे एफएमसीजी पैक हमारे एक्सपर्ट्स को इतना पसंद नहीं है, पर फिर भी देखिए टाटा कंज्यूमर, HUL ऐसे बाज़ार में थोड़े ये काउंटर्स जो हैं आपको सपोर्ट करते हुए ज़रूर दिखते हैं। और इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर गिरावट ज़रूर देखने को मिली थी, हल्की सी वो गिरावट अरेस्ट हुई है, बट अभी भी 0.25% का कट आप देखेंगे। एक बार पेट्रोनेट LNG पर भी राय ले लेते हैं, क्योंकि देखिए आमतौर पर हम इतनी इसकी चर्चा कर ही नहीं पाते क्योंकि इतना न्यूज़ फ्लो में भी नहीं रहता है ये काउंटर। पर आज मैं देख पा रही हूँ कि फिलहाल डे हाई पे आता हुआ और निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी इस काउंटर ने दिखाई है। शिवांगी, कोई यहाँ पर व्यू पेट्रोनेट LNG चार्ट्स पे कैसे देख रही हैं आप इसे? जी पेट्रोनेट की यहाँ पे हम बात करें तो बहुत ही वॉलेटाइल मूव्स हमने देखा है। पिछले 5 महीनों से इनफैक्ट हमने देखा है कि एक बैंड में स्विंग्स रहे हैं और टग ऑफ वॉर रहा है। अटेम्प्ट्स ऑफ रिकवरी जो है उसमें फॉलो अप बाइंग नहीं देखने को मिल रही है। इनफैक्ट हमने देखा कि स्टॉक में एक सपोर्ट इंटैक्ट है 270 के लेवल्स का, बट अपसाइड जो है वो फॉलो अप काफी मिसिंग है। तो यहाँ पे अवॉइड की ही सलाह रहेगी, लेकिन अगर कोई बना हुआ है तो 275 तक के स्टॉप लॉस को हम मेंटेन करते हुए ही चले इसमें, बट अपसाइड भी थोड़ा कैप ही नजर आ रहा है। इमीडिएट बेसिस पे 290 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए पेट्रोनेट LNG यहाँ पर रखते हैं नज़र। अब देखिए इंट्राडे
एक अच्छी तेज़ी हम देख पा रहे हैं, डे हाई पे काउंटर आता हुआ। हाल फिलहाल ऑयल एंड गैस स्टॉक्स जो है वो काफ़ी मोमेंटम में दिख रहे हैं। देखते हैं ये स्टॉक आगे किस तरीके की चाल पकड़ता है। एक बीटन डाउन नेम ज़रूर है पेट्रोनेट एलएनजी। इसके अलावा एक बार पेटीएम पर भी राय ले लेते हैं, क्योंकि पेटीएम का स्टॉक आप देख सकते हैं काफ़ी सुर्खियों में रहा है। और अंशुल जी, मैं देख पा रही हूँ कई समय से कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपरी स्तरों पे 1350, निचले स्तरों पे 1250। ये एक 100 रुपए की रेंज जो है आई थिंक पिछले 3 महीने से इस काउंटर ने पकड़ी हुई है। आपकी क्या रीडिंग है इस काउंटर पे? देखिए बिल्कुल सही आपकी रीडिंग है। पेटीएम में एक आईपीओ बेस बना था। जनरली लिस्टिंग के बाद स्टॉक्स में अच्छा करेक्शन आता है और उसके बाद आईपीओ बेस बनता है, फिर नए बुल ट्रेंड में आता है। इसने 92 वीक्स का आईपीओ बेस बनाया था। 1024 पे ब्रेकआउट था। पहला जो रेजिस्टेंस एरिया था 1270, उसके आसपास 5% ऊपर नीचे पिछले 3 महीने से रेंज बना रहा है और फाइनली 10 और 20 वीक मूविंग एवरेज कैचअप हो चुके हैं। तो यहां से जब सेकेंड लेग ऑफ मूव बनेगा और जो आईपीओ बेस ब्रेकआउट का टारगेट है वो दोनों मिला के ऑल टाइम हाई के टारगेट्स बनते हैं 1955 के। तो अगर आपके पास यहां से लगभग दशहरा दिवाली तक का समय है तो पेटीएम को बाई करके यहां से छोड़ देना चाहिए। स्टॉप लॉस आप ले लीजिए 1200 रुपए का, तो 100 रुपए की आपकी रिस्क रहेगी और ऊपर में 2000 रुपए तक का टारगेट रहेगा, तो 700 रुपए मिल सकता है। 1:7 रिस्क रिवॉर्ड है। बिल्कुल इस आईपीओ बेस को ट्रेड करना चाहिए क्योंकि क्लियर इंस्टीट्यूशन बाइंग कैंडल्स डेली चार्ट पे विजिबल है। दूसरा, कल क्लोजिंग में एचसीएल टेक 1695 में हमने बाई दिया था, 1717 रुपए का हाई बना है, तो इसमें भी एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके कैपिटल खाली कर लीजिए। कोई नया ट्रेड बनेगा तो जरूर हम रेकमेंड कर देंगे। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर पेटीएम, यहाँ पर आपके लिए एक व्यू कि कहीं ना कहीं 1300 के लेवल्स फिर से रीटेस्ट करता हुआ ये काउंटर दिख रहा है। बजट आने वाला है और बजट से जुड़ी बड़ी खबर की तरफ अब रुख करते हैं, क्योंकि इस बार बजट में सरकार रूरल स्कीम को बड़ा बूस्टर दे सकती है और उसी का वो प्लान जारी भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश जी, बताइए क्या कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकती है रूरल इकॉनमी को लेकर? देखिए, सूत्र हमें बता रहे हैं कि आगामी बजट में रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम से संबंधित बड़े फैसले किए जाएंगे। दरअसल गारंटीड रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार फंड एलोकेशन में बड़ी बढ़ोतरी करेगी। जैसा कि आपको पता है कि मनरेगा के बदले अब एक नई स्कीम सरकार ने प्रपोज किया है, जिसको कि संसद की मंजूरी भी मिल चुकी है, जिसे विकसित भारत जी राम जी का नाम दिया गया है। उसके लिए जो फंड एलोकेशन है उसमें 10 से 15% की बढ़ोतरी की जा सकती है और ओवरऑल एलोकेशन को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि मनरेगा के लिए पिछले बजट में जो एलोकेशन किया गया था वो करीब 86,000 करोड़ रुपए के आसपास का था, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी की जाएगी क्योंकि जो प्रपोज्ड स्कीम है उसमें सिर्फ नोमेनक्लेचर ही उसका नहीं बदला गया, बल्कि उसकी स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया गया है। इसमें जो गारंटीड स्कीम है, जो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है, उसमें जो कुल दिन है उसको 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है 1 साल में। लिहाजा फंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो ओवरऑल एलोकेशन है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही साथ सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि जैसा कि आपको पता है कि जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, उसमें भी इस प्रावधान को भी जोड़ा गया है, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 60% होगी और स्टेट की हिस्सेदारी 40% होगी। इन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाएगा फंड एलोकेशन के वक्त और उसके हिसाब से सरकार इसमें बढ़ोतरी करेगी। हालांकि अभी तक फाइनल नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ है, रूल्स फ्रेम किए जा रहे हैं, लेकिन जब रूल्स फ्रेम कर लिए जाएंगे, फाइनल नोटिफिकेशन होगा, जारी किया जाएगा, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जाहिर तौर पे स्मूथ ट्रांजिशन के लिए, स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो ओवरऑल फंड एलोकेशन है रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत, उसमें भारी बढ़ोतरी की जाएगी। चलिए, बिल्कुल, तो ये खबर थी बजट को लेकर। लेकिन एक खबर आपकी स्क्रीन पर नीचे आ रही है, डाबर में एक ब्लॉक डील की खबर आ रही है। आपकी स्क्रीन पर जस्ट नीचे वो खबर दिख रही है ब्रेकिंग में। 10 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं, 1.5% के आसपास ये शेयर अभी चढ़ गया है। 10 लाख शेयरों के सौदे हैं। किस भाव पर है ये थोड़ा देखना पड़ेगा, एक बार ये डिटेल आए उसके बाद देखेंगे। एक और ब्लॉक डील आपकी स्क्रीन पर दिख रही है एफएसएन ई कॉमर्स की, 34 लाख शेयरों के सौदे यहां पर भी हो गए हैं। तो 2 बड़ी ब्लॉक डील्स आपको देखने को मिल रही है। एक काम करते हैं, डाबर पर एक राय लेते हैं अंशुल जी से कि डाबर पर कोई नजरिया उनका बनता है क्या। अंशुल जी, डाबर को देखिए जरा चार्ट पर, क्या नजरिया बनता है आपका?
देखिए डाबर में एक छोटा सा कप एंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है 530 रुपए के ऊपर, तो बाउंस बैक में आपको करीब 550 560 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ओवरऑल एफएमसीजी पैक वीक है, लेकिन उसमें डाबर में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो अगर बाउंस बैक एफएमसीजी इंडेक्स में प्ले करना है तो डाबर के थ्रू प्ले कर लेना चाहिए। 560 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल, तो डाबर पर ये राय है। एक राय अंशुल जी मैं चाहता हूं आपसे स्विगी और जोमेटो के ऊपर भी। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार दोनों शेयरों में गिरावट जो है वो जारी है। अगर हम स्विगी की बात करें तो स्विगी ने पिछले एक महीने के अंदर 22% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। नेगेटिव रिटर्न का मतलब काफ़ी गिरावट देखने को मिल गई है। इटर्नल में भी बात करें अगर तो ठीक ठाक गिरावट यहाँ भी 5% की देखने को मिली है, और इटर्नल में मैनेजमेंट चेंज की वजह से कल भी गिरावट देखने को मिली थी। इन दोनों शेयरों पर आपकी क्या राय बनती है? क्या इन दोनों में से कोई आपको बेहतर लगता है? कोई पिक है इसमें आपकी? देखिए एटर्नल में तो कल ब्रेकडाउन आया है, फॉलिंग 10 20 50 मूविंग एवरेज का रिजेक्शन हुआ है, वो भी 390% वॉल्यूम राइज 155 मिलियन के वॉल्यूम से, तो इमीडिएट डाउनसाइड 256 तक मिल सकती है, और मुझे नहीं लग रहा कि 256 प्रोटेक्ट होगा। ये उसको स्लाइस थ्रू करते हुए 221 के मेजर सपोर्ट के आसपास तक जा सकता है। और स्विगी में कभी भी पॉजिटिव नहीं रहा जब तक ये स्टॉक प्रॉफिटेबल नहीं आता। हर क्वार्टर में लगभग 3 से 4 रुपए का नेगेटिव ईपीएस पोस्ट करना, कब तक कैश बंद करेंगे? इवेंचुअली अगर एक दिन कैश आना बंद हो जाएगा तो स्टॉक में वही स्पाइस जेट वाले या जो किंगफिशर एयरलाइन वाला हाल हुआ था कि जब तक कैश मिल रहा है बंद कर लिया, जब बंद हुआ तो कंपनी बंद हो गई। तो रेगुलर इतना लॉस झेलना इनके लिए बहुत मुश्किल है। जब तक ब्रेक इवन नहीं आता है लॉन्ग साइड में तो मैं नहीं कंसिडर करूंगा। फिलहाल 377 का जो ब्रेकडाउन आया है उसका टारगेट ऑल टाइम लो 297 का है, तो 297 आते हुए दिख रहा है। वहां पे भी मेरा बाइंग का कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा जब तक ये कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिट नहीं पोस्ट कर लेती है। बिल्कुल, तो जब तक प्रॉफिट में स्विगी नहीं आती है तब तक अंशुल जी का नज़रिया पॉजिटिव नहीं होगा स्विगी को लेकर। और इटर्नल यानी जोमेटो के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ब्रेकडाउन देखा है कल के चार्ट में और उन्होंने सजेशन दी अपनी। पॉलिसी बाजार अगर हम मिड कैप 100 देखें तो उसके लूजर्स के टॉप 5 लिस्ट में है। क्या व्यू आपका है पॉलिसी बाजार पर अंशुल जी? देखिए पॉलिसी बाजार कल हमने क्लोजिंग शो में बाय भी दिया था और कल ही के कल बुक भी हो गया था, बट आज वापस से रिट्रेसमेंट आ रहा है। 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, तो जहां से हमने बाय किया था वहीं पे खड़ा है। एक सेकंड अटेम्प्ट बाइंग आप चाहें तो कर सकते हैं, फिर से वही टारगेट मिलेंगे 1720 और वो निकलता है तो 1765। तो पॉलिसी बाजार वापस बाय रेंज में आया है, एक बार चाहें तो यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए पॉलिसी बाजार यहाँ पर रखेंगे नज़र पर। अंशुल जी डिलीवरी यहाँ पर भी एक बार आपका व्यू समझेंगे, क्योंकि 3% की तेज़ी हम आज के सत्र में देख रहे हैं। ये काउंटर ने साल 2025 में एक बहुत बढ़िया मूव दिखाया है, और जी हाँ जो अर्निंग्स थे उसको पूरी तरीके से बैक करते हुए दिखे हैं। बट आज के सत्र में लगभग 3% का मूव, कल भी हमने एक अच्छा मूव देखा था ऐसे बाजार में, क्योंकि कल तो देखिए थोड़ी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई थी। अंशुल जी 400 के ऊपर निकला है, क्या फिर से तेजी के लिए तैयार हो रहा है डिलीवरी का काउंटर? देखिए आपने बहुत सही चीज नोटिस की कि इनके अर्निंग्स इनको बैक कर रहे थे। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही आ गई, बम्प इन द रोड सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट हुए जहां हल्का सा लॉस पोस्ट किया, नहीं तो पैटर्न बहुत अच्छा बना हुआ था। 92 वीक्स का कप एंडल पैटर्न था और ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पॉइंट पे था 475 के। सितंबर क्वार्टर रिजल्ट थोड़े से डिसअपॉइंट किए, नीचे आया है, बट इस सेलिंग में कहीं भी कोई वॉल्यूम नहीं है। और लास्ट वीक प्लस करंट वीक मिला के इसने 8 वीक्स के लो स्वीप किए हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि इंस्टीट्यूशन वापस स्टेप इन करना स्टार्ट किए हैं। स्टॉक अच्छा लग रहा है, मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा 426 रुपए के ऊपर। तो 426 निकलने के बाद ये नेकलाइन टेस्ट करने जाएगा 477 रुपए तक, और अगर 477 का ब्रेकआउट मिल गया तो ये 100 हफ्ते का ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर ये सेक्युलर बुल रन में चला जाएगा। तो फिलहाल 425 रुपए 80 पैसे आ रहा है, उसका ब्रेकआउट लेता है तो 477, और फिर 477 के बाद हम रिवाइज करेंगे अगर बड़ा ब्रेकआउट बड़े स्ट्रक्चर का बनता है तो। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर डिलीवरी थोड़ा सा वेट ज़रूर करना है और उसके बाद जो है आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए ऐसे लेवल से थोड़ा बहुत स्टॉक थोड़ा ऐसे लेवल्स पे समय ज़रूर बिताते हैं, कई बार उसको रीटेस्ट करते हैं, फिर नीचे आते हैं और उसके बाद जो है एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आते हुए हम देखते हैं। तो थोड़ा सा आप इसमें वेट एंड वॉच ज़रूर करके चलें। डिलीवरी के काउंटर की बात हुई, पर अशोक लेलैंड की मूव जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कल भी 3-4% का मूव था, आज शिवांगी ने हाईलाइट किया था, सुबह से ही वो अपना भरोसा इस काउंटर
पे जता रही थी और अब देखिए 3% का मूव जो है ऑलरेडी हम देख रहे हैं। शिवांगी ने 198 के टारगेट्स दिए थे। शिवांगी क्या हमारे साथ हैं? ऑलराइट, शिवांगी हमारे साथ है। शिवांगी, एक तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस लीजिए। देखिए सिलेक्टिव पिक्स लाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स, 1 या 2 कॉल्स ही वो देते हैं और उसमें भी अगर हमारे दर्शकों को उससे जो है प्रॉफिट हो या उनको उससे फ़ायदा मिले तो ये काफ़ी अच्छी बात है। 196 ऑलरेडी आ गया है। शिवांगी, क्या यहाँ पे आप टारगेट्स रिवाइज करेंगी या 198 पे ही किसी को अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? जी बिल्कुल, प्रॉफिट्स हम ज़रूर बुक करते रहे बट यहाँ पे हम टारगेट्स जो है वो भी ट्रेल करेंगे आगे। 205 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर ट्रेल करें 194 तक के लिए। धन्यवाद। ऑलराइट, तो चलिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेल कर सकते हैं बट 1-2 रुपए का ही वेट करें अगर आप और कर रहे हैं तो। 198 के टारगेट्स हैं, इनको ध्यान में ज़रूर रखें क्योंकि देखिए ऊपरी स्तरों से थोड़े से मार्केट्स नीचे ज़रूर आए हैं बट अशोक लेलैंड स्ट्रांगली आगे की तरफ मूव कर रहा है। बट एक इंटरेस्टिंग मूव आज हम तांडला में भी देख रहे हैं। हाल फिलहाल मतलब जनरली हम इस काउंटर की बात नहीं करते हैं क्योंकि इतना सुर्खियों में भी नहीं रहता है, पर तांडला प्लेटफॉर्म एक 12% का मूव ये काउंटर दिखा रहा है। एक बड़ा मूव आज के सत्र में देखना होगा क्या कुछ इसके पीछे की खबर आ रही है। बट अंशुल जी, क्या आपको लग रहा है ये वॉल्यूम बैक्ड मूव है तांडला में? देखिए बिल्कुल वॉल्यूम बैक मूव है। 1775% वॉल्यूम राइज है। 6.1 मिलियन का वॉल्यूम हो चुका है। गैप के साथ खुला है और ओपन लो भी है। तो जितनी पॉजिटिवनेस हो सकती है वो सारी चीजें, प्लस स्टॉक में काफी अच्छी गिरावट हो चुकी थी। लास्ट अगर देखें 83 डेज में 42% करेक्ट हुआ था, तो ये परफेक्ट बाउंस बैक कैंडिडेट है। 20 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ है 494 पे। ये बाउंस बैक 50 डे मूविंग एवरेज 534 रुपए तक जा सकती है। बहुत छोटी क्वांटिटी में अगर लॉन्ग करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि 1800% वॉल्यूम राइज हो चुका है। हाई लाइकली है कि 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने 534 रुपए तक जाएगा। बिल्कुल, तो ये सलाह है आपकी। यूनाइटेड स्पिरिट्स को एक बार लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पर। करीब 1% की तेजी यहाँ शेयर में देखने को मिल रही है और कल के सत्र में जो है वो यहाँ पे कई ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई थी। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई थी, न्यूट्रल रेटिंग थी। एक्यूमुलेट की जो रेटिंग दी थी वो एलारा ने दी थी। नुवामा ने बाई की रेटिंग जो है वो मेंटेन की थी। टारगेट 1660 के सबसे ज़्यादा दिए थे नुवामा ने और इस वक्त 1350 के आसपास का भाव चल रहा है। कोई नज़रिया आपका शिवांगी बनता है क्या यूनाइटेड स्पिरिट्स के ऊपर? जी बिल्कुल, यूनाइटेड स्पिरिट्स की हम यहाँ बात करें तो हमने देखा है कि ऑफ कोर्स चार्ट स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहे हैं कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है बट लोअर लेवल से अब भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत स्टैगर्ड मूव है और यहाँ पे अगर ये स्टॉक 1350 के ऊपर होल्ड करते हुए नजर आता है तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग के मौके ढूंढे और एल्स यहाँ पे थोड़ा और कंसोलिडेटेड फेज में जा सकता है ये स्टॉक। तो वेट एंड वॉच करें, इन लेवल्स को क्लियरली ट्रैक करें क्योंकि मार्केट्स में थोड़ी बहुत हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ ही प्ले आउट कर रही है, तो बेटर रहे कि मोमेंटम और स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स के साथ हम बने रहें। ऑलराइट, तो चलिए यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर रखेंगे नज़र। इंटरेस्टिंग कमेंट्री भी आ रही है आदर पूनावाला की तरफ से, देखते हैं किस तरीके का यहाँ पर मूव आता है आगे। पर शिवांगी, अंशुल, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर सेक्टर स्टॉक्स पर हमसे चर्चा भी की। बट इसी के साथ हम ब्रेक ले उससे पहले हमारे सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि जी हाँ, आज का दिन काफ़ी अच्छा माना जाता है। सरस्वती माँ की पूजा होती है और साथ ही क्लासिकल फॉर्म में देखें तो ये जो दिन है वो बहुत ही अहम रहता है क्योंकि सरस्वती माँ ना ही सिर्फ जो है ज्ञान का भंडार है बल्कि उनकी वीणा के चलते जो है तमाम जितने भी क्लासिकल फॉर्म्स रहते हैं उनसे भी उनको प्रेरणा मिलती है और हम आज उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। हमारे फुटेजेस भी हम आपके लिए लेकर आए क्योंकि देश भर में बसंत पंचमी की धूम मची हुई है, जहाँ पर मौके में बाज़ारों में रौनक जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लोग जो हैं इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आमतौर पे आज के दिन जो है पीला वस्त्र ज़रूर पहनने की कोशिश करते हैं क्योंकि सरस्वती माँ का जो है पीला रंग बहुत पसंद था। नॉर्थ इंडिया में विकास जी शायद पीले चावल भी बनते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। अब तो कई समय हो गया घर से बाहर रहते हुए तो यादें अंदाजा नहीं, लेकिन एक चीज़ और भी है, इसके साथ साथ बसंत की शुरुआत हो गई, स्प्रिंग सीजन की शुरुआत हो गई और वो एक अहम, एक समझिए मौसम का एक बड़ा चेंज है
सर्दियाँ जा रही हैं, बसंत की शुरुआत हो रही है और उसके साथ साथ माँ सरस्वती की पूजा हो रही है। हम सब जो बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका योगदान होता है। हमेशा जब बात करते हैं तो कहते हैं कि माँ सरस्वती आपकी वाणी पे विराजमान हो, ये जिक्र हम करते हैं बोलने वाले लोग। तो खैर ये चीज़ है, पूरा देश आज बसंत पंचमी मना रहा है और हम आपको इसकी शुभकामनाएं देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि माँ सरस्वती आपके जीवन में जो भी बेहतर चीज़ें हैं वो लेकर आएँ। चलिए फिलहाल इस शो को यहीं ख़त्म करने का समय हो चुका है और जब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन लेकर आएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।